हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सविता भाटिया और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग इस चैनल में आज डिस्कस करने वाले हैं वो मेरे ही फील्ड से रिलेटेड है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है या फिर जो भी आने वाले या जो भी प्रीवियस पास्ट पैंडेमिक्स हुई हैं या एपिडेमिक्स आउटब्रेक्स होती हैं उसमें ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या और क्यों जानना ज़रूरी है माइक्रोबायोलॉजी में जो लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं या लेबॉरेटरी प्रोसीजर्स जो होती हैं उनके बारे में। तो आज के प्रोसीजर के बारे में हम पढ़ेंगे एंड विल गेट स्टार्टेड। ओके, विल गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल टॉक अबाउट इज़ द एपिडेमिक। कि हम लोग जब भी एपिडेमिक होता है तो वी स्टार्ट विद species identification. So when we are dealing with epidemics, we are often faced with the situation of identification of species. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें ये हेल्प करती है इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। और हमें अगर पता हो कि कौन सा स्ट्रेन, किस बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन या किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कौन सा स्ट्रेन इफ़ेक्ट कर रहा है जनरल पॉपुलेशन को, तो हम उस हिसाब से उस स्पीशीज़ के रिलेटेड जो एंटीबायोटिक है वो हम लगाते हैं और टाइपिंग करते हैं। और टाइपिंग के बाद एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि कोई स्पीशीज़ उस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। And then we proceed for further treatment and prevention methods. तो हम आज क्या पढ़ेंगे? आज जो हम पढ़ेंगे वो है कि हमारे पास क्या क्या टाइपिंग टेक्निक्स है। टाइपिंग टेक्निक क्या होता है? टाइपिंग टेक्निक होते हैं वो मॉलिक्यूलर मेथड्स या वो जनरल मेथड्स जिससे हमें पता चलता है कि एक बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उस बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन वो एपिडेमिक या पैंडेमिक कॉज कर रहा है, ये हम जानेंगे आज के टॉपिक में। तो we will classify this species, the bacterial species to subspecies level. तो सब स्पीशीज़ लेवल तक जाने के लिए हम लोगों को ये ज़रूरी है, ये टाइपिंग टेक्निक्स जानना ज़रूरी है। बहुत सारे ही ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया जैसे जैसे इवॉल्व करता है उसके स्ट्रेन्स चेंज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव जो आ रही है, ये है क्योंकि वायरस बोलिए या बैक्टीरिया बोलिए, ये सब इवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इवॉल्व करने से इनकी जीन्स, इनकी फेनोटाइपिक, इनकी जो भी फीचर्स है वो चेंज हो जाती है। तो ये हम जानेंगे आज कि हम क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम इन बैक्टीरिया के बारे में जान सकें या सब स्पीशीज़ लेवल तक इनको डिफाइन कर सकें। सबसे पहले हम एक टेक्निकल टर्म जानेंगे, वो है आइसोलेट। आइसोलेट क्या होता है? पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल्स दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ प्योर कल्चर। ठीक है, एक प्योर कॉलोनी से, एक प्योर कल्चर प्लेट से जो बैक्टीरियल सेल्स हम लोग निकालते हैं, दैट वी गेट इज कॉल्ड एन आइसोलेट। तो और दूसरा एक टर्म है दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या बोलेंगे? एन आइसोलेट या फिर ग्रुप ऑफ आइसोलेट्स। जो भी बैक्टीरियल प्योर कल्चर से हमें जो स्पीशीज़ मिली वो एक प्योर आइसोलेट हो गया। अब अगर 2-3 बैक्टीरियल स्पीशीज़ के आइसोलेट्स, ऐसे 2-3 अलग अलग बैक्टीरियल सेम बैक्टीरिया के अलग अलग प्लेट से अगर हम लोग को बैक्टीरिया मिलते हैं और जो लोग जो आइसोलेट्स सेम फीचर्स दिखाते हैं, सेम फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं या ट्रेट्स दिखाते हैं, उनको हम एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। तो ऐसे ही हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि अगर मान लीजिए 10 टीबी के पेशेंट्स हैं, ठीक है, अगर 10 आइसोलेटेड टीबी के पेशेंट से मैंने 10 टीबी के बैक्टीरिया निकाले, तो इसके भी टीबी का बैक्टीरिया नंबर 1, टीबी का बैक्टीरिया नंबर 2, ऐसे करके नंबर 10 तक हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। अगर हम देखते हैं कि ये सारे बैक्टीरिया सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे होते हैं, सेम फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे होते हैं, तो हम उसे डिफाइन करेंगे कि हाँ, ये सारे बैक्टीरिया एक ही स्ट्रेन के हैं। तो मतलब एक ही स्ट्रेन का बैक्टीरिया इन सब में ये एपिडेमिक कॉज कर रहा है, ये डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? उस जगह को क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ, इस जगह में ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का स्ट्रेन है जो कि इस जगह में सबको यही इन्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो अगर वो सारे टीबी के बैक्टीरिया जो हैं वो अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करे तो हम लोग उसे एक स्ट्रेन का नाम देते हैं। अगर मान लीजिए सारे बैक्टीरिया सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर रहे हैं पर सब में टीबी है पर कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, तो हम उसे अलग अलग स्ट्रेन का नाम देंगे।
तो यही चीज़, द प्रोसेस ऑफ दिस डिफ्रेंशिएटिंग स्ट्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ their phenotypic and genotypic differences, this process is called typing. तो मतलब टाइपिंग का मतलब हम बैक्टीरिया को जो क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इस प्रोसेस को हम लोग टाइपिंग कहते हैं. सो नेक्स्ट इज, हमारे पास जो टाइपिंग सिस्टम्स हैं जो अवेलेबल हैं उनकी कुछ क्राइटेरिया हैं जो वो फुलफिल करनी चाहिए, तभी हम उसे एक अच्छा टाइपिंग सिस्टम डिक्लेयर कर सकते हैं. क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? फर्स्ट इज उनका टाइपेबिलिटी, दैट इज the ability of that method to type and generate a result for that isolated variety. मतलब हम जो भी isolate टेस्ट कर रहे हैं वो जो टाइपिंग मेथड है वो उस बैक्टीरिया को टेस्ट करना आना चाहिए उसको. नेक्स्ट इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी. रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए एक आइसोलेट को हम आज इस लैब में टेस्ट कर रहे हैं, वो एक तरह का रिजल्ट दे रहा है. उस आइसोलेट को अगर मान लीजिए हम दूसरे लैब में टेस्ट कर रहे हैं पर वो सेम रिजल्ट ही दे रहा है, फिर हम लोग उसे किसी और जगह ले जाकर तीसरे लैब में टेस्ट कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट दे रहा है सेम टेस्ट के लिए, तो इस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग कि ये रिप्रोड्यूसिबल टेस्ट है. दैट इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ दैट टेक्निक टू जनरेट द सेम रिजल्ट्स व्हेन दैट सेम टेस्ट इज अप्लाइड ऑन द सेम स्ट्रेन इन डिफरेंट लेबोरेटरी कंडीशंस. तो सेम अलग अलग लेबोरेटरीज में सेम टेस्ट सेम बैक्टीरिया के ऊपर सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं, चाहे आप लेबोरेटरी बदल ही क्यों ना दें. अच्छा, थर्ड क्राइटेरिया इज डिस्क्रिमिनेटरी पावर. डिस्क्रिमिनेटरी पावर क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट अमंग एपिडेमियोलॉजिकली अनरिलेटेड स्ट्रेन्स. मतलब वो जो टाइपिंग टेस्ट है, वो जो टाइपिंग टेस्ट जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो टाइपिंग टेस्ट क्या होना चाहिए? वो दो अलग अलग स्ट्रेन के बीच में उसको डिफरेंस करना आना चाहिए कि हाँ, इस स्ट्रेन में अगर तुम अप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट देगा, उस स्ट्रेन में तुम अप्लाई करोगे ये टेस्ट तो ये कुछ और रिजल्ट देगा. तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, ये स्ट्रेन अलग है और ये स्ट्रेन अलग है. तो ये हो गया उसका डिस्क्रिमिनेटरी पावर कि अगर हम लोग एक टेस्ट एक बैक्टीरिया पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये स्पेसिफिक रिजल्ट होगा, अगर ये टेस्ट हम लोग दूसरे बैक्टीरिया पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसका ये स्पेसिफिक अलग रिजल्ट होगा. तो हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. तो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज द डिस्क्रिमिनेटरी पावर. नेक्स्ट इज द फोर्थ क्राइटेरिया, दैट इज ईज ऑफ परफॉर्मेंस. ईज ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है कि वो टाइपिंग टेस्ट जो है वो बहुत कठिन नहीं होना चाहिए. वो मतलब वो इतना नॉर्मल होना चाहिए कि एक लैब पर्सनल को आना चाहिए और वो इजीली हो जाना चाहिए, टेक्निकली इजी हो, और वो क्या हो, ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे एप्लीकेबल हो. ऐसा नहीं कि एक टेस्ट बनाया तो हम एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हम एक टेस्ट बनाए हैं तो हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे उसको अप्लाई कर सके, देन इट इज़ कॉल्ड ईज ऑफ परफॉर्मेंस. नेक्स्ट इज ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन. ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि अगर वो टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे और वो एक रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि वो रिजल्ट हमें समझ ही ना आए, मतलब एक अनइंटरप्रेटेबल रिजल्ट दे दिया, येस और नो कुछ दे नहीं रहा है, नॉन स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें, वैसा नहीं होना चाहिए. वो रिजल्ट्स एकदम स्पेसिफिक दे वो टेस्टिंग, और हम इंटरप्रेट कर सके कि हाँ, ये रिजल्ट इस बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियल है. सो दीज आर द 5 क्राइटेरियाज जो कि एक टाइपिंग मेथड में हमें पता होना चाहिए कि ये टाइपिंग मेथड में ये क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा टाइपिंग मेथड है. नेक्स्ट इज हमारी ये एप्लीकेशन कहाँ है, आज का टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है जो हॉस्पिटल में एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस माइक्रोबियल टाइपिंग ये देखता है हम लोगों का रिलेटेडनेस, मतलब बैक्टीरिया ऑफ द सेम स्पीशीज़ कितना, बैक्टीरिया ऑफ द सेम जॉनरा या सेम जीनस आप कह सकते हो, उसके जो स्पीशीज़ लेवल है, दोनों स्पीशीज़ कितना रिलेटेड है नहीं है. अच्छा, ये हेल्प करता है आउटब्रेक जो होता है इन्फेक्शन का, उसको इन्वेस्टिगेट करने में. जैसे मान लीजिए एक जगह पे कॉलेरा आउटब्रेक हुआ, ठीक है, कॉलेरा डिजीज़ हो गया काफ़ी लोगों को एक पॉपुलेशन में, तो हम देखेंगे कि सारे लोगों में क्या वही कॉलेरा का बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा है कि कोई और कॉलेरा का कोई और स्पीशीज़ इन्फेक्शन कॉज कर रहा है. तो ये हम देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट. ये बहुत नेसेसरी हो जाता है क्योंकि हमें पता चलता है कि एक ही जगह से सबको इन्फेक्शन हुआ है कि अलग अलग जगह से भी इन्फेक्शन हो रहे हैं.
So the next point is to determine the source of infection and to determine the root of infection कि किस चीज़ से हो रहा है, कि सिर्फ गंदे पानी से हो रहा है, कि जो गंदे पानी से खाना बना रहे हैं उससे भी हो रहा है, या फिर कोई बैक्टीरिया कुछ और रूट से इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो ये हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट इज हमें क्रॉस इन्फेक्शन का पता चल सकता है। क्रॉस इन्फेक्शन एक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट इज हमें ये पता चल सकता है कि दोनों स्ट्रेन, मतलब अगर हम वेराइटी ऑफ स्ट्रेन्स देख रहे हैं कि एक स्पीशीज़ के अलग अलग स्ट्रेन्स हैं जो कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, तो हमें उसमें पता चल सकता है कि कौन सा विरुलेंट स्ट्रेन है, कौन सा ए विरुलेंट स्ट्रेन है। विरुलेंट एंड ए विरुलेंट में डिफरेंस हुआ ये कि कौन सा हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए, कौन सा हार्मफुल नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो हम जो हार्मफुल है उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे, और जो हार्मफुल नहीं है, माइल्ड डिजीज़ कर रहा है या खुद ही ठीक हो जा रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं कुछ करते हैं। तो हमें ये पता चल सकता है कि जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है उसका जो बैक्टीरिया है उसकी जो स्पीशीज़ है, तो हर बंदे में वो सेम, हर पर्सन में, हर पेशेंट में सेम स्पीशीज़ इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, या उस स्पीशीज़ के भी अलग अलग वैरायटी इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अलग अलग स्ट्रेन इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। एक और चीज़ है हम लोग उसमें जो देखेंगे वो है रिकरेंस। क्या है रिकरेंस? एंड इन्फेक्शन विद अ न्यू स्ट्रेन। मतलब मान लीजिए एक जगह पे एक इन्फेक्शन होता है एक वायरस का, तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, ये एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। फिर कुछ टाइम बाद जाके हम देख रहे हैं कि वो कोई और बैक्टीरिया को सेम सिम्टम्स हो रही है पेशेंट्स में, सेम सिम्टम्स, तो हमें पता चल पाएगा कि वो जो पिछले वाले बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज किया था, क्या ये वही बैक्टीरिया है जो वापस से इन्फेक्शन कर रहा है क्या, या फिर ये उसका कुछ और स्ट्रेन है जो वापस से इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। क्योंकि ऐसे ही सामने मरीज़ को देख के पता चलना बहुत मुश्किल है कि कौन से बैक्टीरिया से उसको इन्फेक्शन हो रहा है। तो हम ये स्ट्रेन को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करके हम पता लगा सकते हैं कि ये नया स्ट्रेन आया है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, या फिर वो प्रीवियस वाला ही बैक्टीरिया वाला स्ट्रेन है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। इसका एक जो मेन एप्लीकेशन वो है कि हम इसे जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इफेक्टिवली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जल्दी ट्रीटमेंट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी ट्रीटमेंट इसलिए क्योंकि अगर हमें पता होगा कि ये वही बैक्टीरिया है जो पहले कॉज कर रहा था, तो हम उसके खिलाफ जो हम पहले एंटीबायोटिक जो हमने स्टार्ट की थी हम वही स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें पहले पता चल सकता है कि हाँ अब ये स्ट्रेन पता चल गया, अब वही एंटीबायोटिक्स वापस से स्टार्ट कर दीजिए। और एक सेकेंड है कि हम लोग इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे नहीं कोई रैंडम हम दे रहे हैं एंटीबायोटिक्स। तो हमें पता चल सकता है कि उस स्ट्रेन के खिलाफ हमारा स्ट्रेन के खिलाफ कौन सा एंटीबायोटिक काम कर रहा है। नेक्स्ट इज हम लोग के दो पास कितने टेक्निक्स हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो टेक्निक्स है। फर्स्ट इज हमारा फेनोटाइपिक टेक्निक, सेकंड इज हमारा जीनोटाइपिक टेक्निक। इसमें क्या डिफरेंस है? फेनोटाइपिक टेक्निक जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये मैं आपको अगले सेगमेंट में बताती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स जज करते हैं, मान लीजिए एक हीट से लेबाइल है, एक हीट स्टेबल है, एक इस एसिड में डिजॉल्व होता है, एक इस हीट पे नहीं स्टे कर पाता, एक इस इतने हीट टेम्परेचर पे स्टे कर पाता है, एक इस केमिकल के साथ रिएक्ट करता है, एक इस केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग केमिकल के साथ, अलग अलग हीट के साथ, अलग अलग टेम्परेचर के साथ, अलग अलग पीएच में अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम ये स्टडी कर रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस टेक्निक को बोलते हैं फेनोटाइपिक टाइपिंग। और अगर हम जीन्स देख रहे हैं कि डायरेक्टली हम देख रहे हैं बैक्टीरियल डीएनए, उसका क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो मटेरियल होता है, अगर हम वो देख रहे होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जीनोटाइपिक टेक्निक्स। दैट इज़ कि हम लोग डायरेक्टली बैक्टीरिया की डीएनए देख रहे हैं कि बैक्टीरियल डीएनए वही है जो जिसने पहले इन्फेक्शन कॉज किया था। तो हम लोग एकदम डीएनए लेवल पे जाके जब काम करते हैं तो हम उसे जीनोटाइपिक टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इज हम लोग के फेनोटाइपिक मेथड्स क्या क्या है। तो मैं आपको इवेलुएट कर दूंगी, एनलिस्ट कर दूंगी लेटर ऑन, बट विल फर्स्ट गो विद द लिस्ट।
फर्स्ट इज द बायोटाइपिंग। बायोटाइपिंग क्या होता है? ये हम लोग का होता है इंट्रा स्पीशीज क्लासिफिकेशन के लिए। कैसे? बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो क्या केमिकल, किस केमिकल के साथ या किस मीडिया में कैसे रिएक्ट कर रहा होता है, उसकी बायोलॉजिकल क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले कहा। उस हिसाब से हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को बायोटाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो बायोटाइप्स हो गया। अब इसको हम लोग का करने के पास हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट, हम लोग इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, अब खुद ही कर रहे हैं प्रोसीजर्स, या फिर हम लोग इसे ऑटोमेटेड तरीके से भी कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स इसके हैं, जैसे मान लीजिए शुगर फर्मेंटेशन। शुगर फर्मेंटेशन का मतलब है हमारे यहाँ पे कुछ शुगर्स है, जैसे लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज तो है ही। तो हम देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया किन किन शुगर्स को फर्मेंट कर रहा है। मान लीजिए एक बैक्टीरिया टाइप ए है, ठीक है, वो बैक्टीरिया सिर्फ ग्लूकोज और सुक्रोज को फर्मेंट करता है और वो कुछ यूज़ नहीं करता। और एक दूसरा बैक्टीरिया बी, जो कि ग्लूकोज को और लैक्टोज को यूज़ करता है, सुक्रोज को फर्मेंट नहीं करता। तो हम इससे हमें पता चल सकता है कि ये दो बैक्टीरियाज डिफरेंट है। ये दोनों में हम डिफरेंस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शुगर दे आर यूजिंग, शुगर फर्मेंटेशन। एक हम लोग का होता है एमिनो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन या डीएमिनेशन। मतलब कौन सा एमिनो एसिड से वो कौन सा कार्बोक्सिल ग्रुप हटा रहा है या एमीन ग्रुप हटा रहा है। तो डीकार्बोक्सिलेशन या डीएमिनेशन ऑफ द एमिनो एसिड विल लीड टू क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज द एंजाइमेटिक टेस्ट, दैट इज हम लोग सिट्रेट टेस्ट कर सकते हैं, यूरिएज टेस्ट कर सकते हैं। दैट इज विच सिट्रेट क्या होता है? सिट्रेट टेस्ट में होता है हम लोग वी यूज़ द सिट्रेट मीडियम। सिट्रेट में होता है, सिट्रेट इज अ कंपाउंड that is used by the microorganism, and the microorganism uses this compound, this media, as a sole source of carbon. तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सिट्रेट को यूटिलाइज करते हैं, सिट्रेट के कार्बन को यूटिलाइज करते हैं, एंड दे गिव द पॉजिटिव रिजल्ट्स। एंड कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द pH, द केमिकल्स, द डाइज, the temperature, the hydrolysis, the hemolysis। तो कौन सा बैक्टीरिया किस pH पे pH को विथस्टैंड कर सकता है, किस pH पे कौन सा बैक्टीरिया बेटर ग्रो करता है, कौन सा बैक्टीरिया कौन सा कंपाउंड हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, कौन सा बैक्टीरिया किस तरह का हेमोलाइसिस करता है। तो इस बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गई बैक्टीरिया की जनरल प्रॉपर्टीज़, मतलब वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करे कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इस बेसिस पे हम लोग डिफरेंट बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द बायोटाइप। तो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के नाम बताएंगे, जैसे कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी। सो ये सबको पता है कि कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी कॉजेज डिप्थेरिया। तो इसके 3 बायोटाइप्स हैं, दैट इज ग्रेविस, इंटरमीडियस एंड माइटिस। तो दिस हैज़ बीन डिप्थेरिया के भी ये जो हम लोग टाइप्स निकाले हैं, तो ये क्लासीफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। एंड नेक्स्ट इज विब्रियो कॉलेरी, आप कह सकते हैं, जो कॉलेरा कॉज करता है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू क्लासिकल एंड एल्टोर वेरिएंट। नेक्स्ट इज शिजेला फ्लेक्शनरी। It has been classified into Boydie 88, Manchester and Newcastle variants. Next is मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे विब्रियो कॉलेरी हो गया। विब्रियो कॉलेरी के 2 सब टाइप्स हैं, दैट इज क्लासिकल सब टाइप एंड एल्टोर वेरिएंट। तो इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? हम लोग के पास एक एंटीबायोटिक आता है, दैट इज पॉलीमिक्सिन बी। तो पॉलीमिक्सिन बी अगर ससेप्टेबल होता है, पॉलीमिक्सिन बी ससेप्टेबिलिटी होता है, तो हम लोग उसे क्लासिकल वेरिएंट बोल सकते हैं। एंड पॉलीमिक्सिन बी अगर रेजिस्टेंट होता है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू पॉलीमिक्सिन बी, तो हम लोग उसे एल्टोर वेरिएंट कह सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इज शोन बाय 2 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ विब्रियो कॉलेरी। सो नेक्स्ट इज द एडवांटेज क्या है इसका? दिस जो भी स्ट्रेन्स हैं ये लोग टाइपेबल हैं और ये लोग रिप्रोड्यूसिबल है, दैट इज़ अलग अलग लैब्स में रिजल्ट चेंज नहीं करते, सेम रिजल्ट्स देते हैं। ये परफॉर्म करना बहुत इजी है, मैनुअली भी आप कर सकते हो और इसके रिजल्ट्स एकदम स्पेसिफिक आते हैं, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इजी। डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी बैक्टीरिया में अगर कोई जीन म्यूटेशन होता है,
उसके डीएनए में या फिर जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन होता है, तो वो कुछ और ही प्रॉपर्टी दिखाना स्टार्ट कर देता है। मान लीजिए अगर वो इस मीडिया में ग्रो कर रहा था, अब मीडिया में ग्रो नहीं करता। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि कोई बायोकेमिकल रिएक्शन, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन ऑल्टर हो सकती है अगर बैक्टीरिया के जेनेटिक म्यूटेशन होती है या जेनेटिक एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस होता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन या जीन एक्सप्रेशन अगर ऑल्टर हुआ तो हम इस बेसिस पे बैक्टीरिया को डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमें जेनेटिक मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है ये हो गया हमारा बायोटाइपिंग। नेक्स्ट इज द फेज टाइपिंग। फेज टाइपिंग क्या होता है? बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस आर पर्टिकुलरली वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, दैट इज दे कंज्यूम द बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं? दिस कैन बी द स्ट्रेन्स जो कि हम लोग को डिफाइन करने हैं, दे कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय देयर पैटर्न ऑफ रेजिस्टेंस और ससेप्टेबिलिटी टू अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। तो मतलब हम लोग मान लीजिए एक बैक्टीरियल स्ट्रेन लिए, तो वो कितना ससेप्टेबल है एक बैक्टीरियोफेज से, मतलब उस वायरस से, या फिर कितना रेजिस्टेंट है उस बैक्टीरियोफेज से, तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रेन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो एक बैक्टीरियल सेल पे एक वायरस के बाइंड करने के लिए उसके पास रिसेप्टर है, तो ये एक स्ट्रेन हो गया। मान लीजिए दूसरा बैक्टीरियल स्ट्रेन है, उसके पास रिसेप्टर नहीं है, उसके बाद देयर इज एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स, तो वो वायरस उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, ये दूसरा स्ट्रेन हो गया। तो इस बेसिस पे फिर तीसरा हम लोग बैक्टीरियल सेल लेंगे, तो उस पर रिसेप्टर्स है पर वो किसी और वायरस के लिए है, दूसरे बैक्टीरियोफेज के लिए। तो इस बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को अलग अलग स्ट्रेन्स में क्लासीफाई करते हैं। तो इससे हम लोग ने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को या फिर सैल्मोनेला टाइफी को, इन सब स्पीशीज़ में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसका एक प्रोसीजर है ये फेज टाइपिंग के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक मीडिया लेते हैं। मीडिया में हम लोग जैसे नॉर्मल मीडिया हो गया, जैसे सिंपल ब्रॉथ, सिंपल आकार, उसमें हम बैक्टीरियोफेज का लॉन कल्चर अप्लाई करते हैं, दैट इज मतलब बैक्टीरियल ससेप्टेबल बैक्टीरियल का। देन we will get this the strain that is to be typed। जो बैक्टीरियल स्ट्रेन हमें चाहिए उसको हम लोग इनोकुलेट करते हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट आकार पे, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट आकार पे हमने पूरा बैक्टीरिया इनोकुलेट कर दिया, फिर हम लोगों ने उसको डिवाइड किया न्यूट्रिएंट आकार को। न्यूट्रिएंट आकार के डिविजन पे हम लोगों ने अलग अलग बैक्टीरियोफेजेस रख दिए, बैक्टीरियोफेजेस के टेस्ट डोजेस, दैट इज रूटीन फिक्स डोजेस रख दिए। तो मान लीजिए एक प्लेट है, ये पूरा एक न्यूट्रिएंट आकार का प्लेट, इसमें हम लोगों ने जो बैक्टीरिया जानना है उस बैक्टीरिया को पूरा लॉन कल्चर कर दिया। अब हम लोग ने उसका ऐसे डिवीजन सोच लिया, जस्ट पीछे बैकग्राउंड में हमने डिवीजन कर लिया और हर एक डिवीजन पे एक अलग अलग बैक्टीरियोफेजेस रख दिए। तो और उसको हम लोग ने रख दिया ओवरनाइट इंक्यूबेशन के लिए। अगले दिन हम क्या देखेंगे कि कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरियोफेजेस में ऐसे ब्लैक हो चुका है, ब्लैक, और कुछ बैक्टीरियोफेजेस वाले जगह में कुछ नहीं हुआ है, एज इट इज है। मतलब हमें क्या पता चलेगा कि ये जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है, ये बैक्टीरियल स्ट्रेन उन बैक्टीरियोफेजेस जिनके स्क्वायर में वो लोग ब्लैक हुए हैं, उन बैक्टीरियोफेजेस से वो ससेप्टेबल है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए हमने एक बैक्टीरियल स्ट्रेन लिया, उसको हमने लॉन कल्चर किया, फिर हमने उसको डिवाइड करके हमने उसमें 10 स्क्वायर बनाए। 10 स्क्वायर में हर एक स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब में अलग अलग बैक्टीरियोफेज डाल दिया हम लोगों ने। और जब रख दिया, अगले दिन देखा हम लोगों ने कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, 1 2 5 एंड 7 में ब्लैक हो चुका है। ब्लैक उसे हम लोग प्लेक्स कहते हैं। तो ये ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब क्या है, जो बैक्टीरियोफेज 1 2 5 एंड 7 में जो बैक्टीरियोफेजेस रखे थे, वो बैक्टीरियोफेजेस ही इस बैक्टीरिया पे अफेक्ट कर सकता है, बाकी जितने बैक्टीरियोफेजेस थे वो नहीं कर सकते। फिर दूसरा बैक्टीरिया लिया, तो उस बैक्टीरिया के साथ भी हम लोगों ने 10 बैक्टीरियोफेजेस, यही 10 बैक्टीरियोफेजेस अप्लाई किए। फिर हम लोगों ने उसे इंक्यूबेशन में रख दिया। अगले दिन देखा इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 3 9 एंड 10
ये इन स्क्वायर्स में ब्लैक हो गया, दैट इज इन स्क्वायर्स में प्लेग हो चुका है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बैक्टीरिया 2, 3, 9 और 10 में जो बैक्टीरियोफेजेस थे उनसे ही ससेप्टेबल है, बाकी बैक्टीरियोफेजेस इन पे इफेक्ट नहीं करते। तो हमारे पास दो अलग अलग बैक्टीरिया पता चल गए कि ये बैक्टीरिया जो था ये 1, 3, 5 और 7 वाले बैक्टीरियोफेजेस से ससेप्टेबल है, और ये 2, 3, 9 और 10 से ससेप्टेबल है। तो मतलब ये दो बैक्टीरिया अलग हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि ये दो बैक्टीरिया अलग हैं। तो ये हो गया हमारा फेज टाइपिंग, कि फेजेस के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया अलग हैं या फिर सिमिलर हैं। तो नेक्स्ट इज हम लोग इसमें क्या होता है, हम लोग ऐसा नहीं होता है इसमें जो हम बैक्टीरियोफेजेस लेते हैं हम लोग उसका रूटीन टेस्ट डोज लेते हैं। रूटीन टेस्ट डोज इज मतलब मिनिमम डाइल्यूशन, दैट इज मैक्सिमम डाइल्यूशन। तो हम इसे सीरियल डाइल्यूशन पे लगा के देखते हैं कि द मैक्सिमम डाइल्यूशन विच विल क्रिएट दैट प्लेग। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब मान लीजिए कि हमारे बैक्टीरियोफेज कॉन्सेंट्रेशन कम है, हमने थोड़ा और बैक्टीरियोफेज डाल दिया, थोड़ा और बैक्टीरियोफेज डाल दें, तो हो सकता है कि पिछली बार जो बॉक्सेस ब्लैक नहीं आ रहे थे अब अगले दिन वापस ब्लैक आना शुरू हो जाए। तो हम अपने हिसाब से बैक्टीरियोफेज के डोजेस नहीं डाल सकते, उसके लिए एक रूटीन टेस्ट डोज फिक्स्ड होता है। तो हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ दैट फेज बैक्टीरियोफेज प्रिपरेशन विच विल प्रोड्यूस दिस लाइसिस, that is the routine test dose, and that is what is routinely used when we are doing this phage culture, the phage typing. तो हमें ये पता चल सकता है कि अलग अलग बैक्टीरियाज कौन कौन से फेज से ससेप्टेबल है। तो हम लोग ने आपको मैंने जो एग्जांपल दिया, जैसे बैक्टीरिया ए इज ससेप्टेबल टू बैक्टीरियोफेज नंबर 1, 3, 5 and 7. बैक्टीरिया बी इज ससेप्टेबल टू फेज नंबर 2, 3, 9 and 10। तो हमारे ये दो बैक्टीरिया अलग है। फिर हम लोगों ने एक और बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया नंबर सी, तो उसको भी हम लोगों ने ये 10 बैक्टीरियोफेज के साथ रिएक्ट करवाया। फिर हम लोगों ने देखा कि इसका रिएक्शन 1 की तरह सेम है, इसमें भी लाइसिस प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें 1 की तरह आ रहा है, 1, 3, 5 and 7 आ रहा है। तो हमें क्या पता चलेगा, ये जो बैक्टीरिया सी है और जो बैक्टीरिया ए है ये सेम है। सो वी विल क्लासीफाई दीज टू बैक्टीरिया इन द सेम स्ट्रेन, क्योंकि ये दोनों सेम सेट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस से ससेप्टेबल है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल स्ट्रेन को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया और जो बैक्टीरियोफेज एक्ट करते हैं, ये दोनों जो ब्लैक स्पॉट्स में आपको बोल रही हूँ उसे कहते हैं हम लोग प्लेक्स। तो डिफरेंट शेप, साइज एंड नेचर ऑफ प्लेक्स, दीज आर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ब्लैक प्रोड्यूस कर दिया, प्लेग हो गया तो हो गया। तो साइज़ देखते हैं हम प्लेग का, शेप देखते हैं, नेचर देखते हैं हम प्लेग का, उसके हिसाब से बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को हम लोग वैरायटी में क्लासीफाई करते हैं। तो बायोटाइप हो गया, एक हो गया फेज टाइपिंग। सो नेक्स्ट इज हम लोग इसके 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज जीनस स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेज, मतलब वो जो बैक्टीरियोफेज है वो उस जीनस के सारे बैक्टीरिया को खा लेगा। दैट इज़ ये हम लोग करते हैं सैल्मोनेला में, मतलब अगर एक बैक्टीरियोफेज सैल्मोनेला में अप्लाई करे, चाहे वो सैल्मोनेला किसी भी वैरायटी का हो, वो सारे सैल्मोनेला को लाइज कर देगा, पर वो स्टेफाइलोकोकस पे काम नहीं करेगा। तो इससे हम लोग पता चलेगा कि हाँ ये अलग है, ये सैल्मोनेला है, और ये अलग है स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट इज स्पीशीज स्पेसिफिक होता है बैक्टीरियोफेज, दैट इज जो कि हम लोग एक एग्जाम्पल है बैसिलस में होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो वो जो बैक्टीरियोफेज है वो बैसिलस के सिर्फ एंथ्रेसिस स्पीशीज़ को ही इफेक्ट करेगा, बाकी स्पीशीज़ को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इससे भी हमें डिफ्रेंशिएशन पता चल सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप स्पेसिफिक या बायोटाइप स्पेसिफिक, दैट इज मुखर्जी टाइप 4 हम लोग कहते हैं। मुखर्जी टाइप 4 एक स्टैंडर्ड सेट है, दैट विल लाइज, वो एक बैक्टीरियोफेज का सेट है मुखर्जी टाइप 4, दैट विल लाइज द क्लासिकल वेरिएंट ऑफ विब्रियो कॉलरी ओनली बट विल नॉट अफेक्ट द एल्टोर वेरिएंट। तो मैंने आपको पहले ही कहा था क्लासिकल एंड एल्टोर वेरिएंट होता है विब्रियो कॉलरी का। तो एक बैक्टीरियोफेज जो है मुखर्जी टाइप 4 वो सिर्फ क्लासिकल वालों को ही इफेक्ट करेगा, एल्टोर को इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमें अगर हमारे पास 2 विब्रियो कॉलरी के प्लेट्स हैं या 2 विब्रियो कॉलरी के स्ट्रेन्स है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये क्लासिकल वाला है एंड ये एल्टोर वाला है। तो इससे हम लोग को डिफ्रेंशिएशन पता चल सकता है कि हाँ इंट्रा स्पीशीज टाइपिंग में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फेज टाइपिंग।
तो हम लोग अभी नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है कि इसके एडवांटेजेस क्या है। ये है कि फर्स्टली रिप्रोड्यूसेबल है, ऐसा नहीं कि अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग चीज़ें हो रही है, सेम काम होता है। डिस्क्रिमिनेटरी पावर बहुत ज़्यादा है, ये 2 स्ट्रेन्स को एकदम पर्टिकुलरली अलग करके बता सकता है। एंड ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन इज़ गुड, दैट इज़ इट हैज़ वेरी गुड इंटरप्रिटेशन क्वालिटी। हम लोग ईजिली रिजल्ट्स पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नो एंड येस में दे रहा है। तो ये और नेशनल सैल्मोनेला फेज टाइपिंग जो है वो होता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इन न्यू दिल्ली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड इसका एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, डिसएडवांटेज है कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ रेफरल सेंटर्स में ही अवेलेबल है, ये हर लेबोरेटरी में करना पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वर्कर लगते हैं, इसके लिए बहुत ही डिमांडिंग जॉब है ये। एंड बहुत ही ज़्यादा स्किल सेट होना चाहिए, टेक्निक सही होनी चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं जो कि नॉन टाइपेबल है। सो नेक्स्ट इज़ द बैक्टीरियोसीड टाइपिंग। तो हमने बायो टाइपिंग पढ़ा, फेज टाइपिंग पढ़ा, अभी बैक्टीरियोसीड टाइपिंग। तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ बैक्टीरियोसीड टाइपिंग में क्या आता है। तो बैक्टीरियोसीड टाइपिंग इज़ द बैक्टीरियोसीड जो होता है वो पर्टिकुलरली एक बैक्टीरिया की स्पीशीज़ होती है, वो एक अपना टॉक्सिन केमिकल रिलीज़ करती है, दैट इज़ बैक्टीरियोसीड। तो वो बैक्टीरियोसीड अपने अलावा दूसरे वेराइटीज़ को किल करेगी। तो वो हमें पता चल पाएगा कि अच्छा ये बैक्टीरियोसीड किन किन स्ट्रेन्स पे इफेक्टिव है, किन किन पे इफेक्टिव नहीं है। तो मान लीजिए एक बैक्टीरिया ए है, बैक्टीरिया ए, और हमारे बी है, हमारे पास सी है। तो हमें पता करना है कि ये क्या ये सेम है। तो हम उसे बैक्टीरियोसीड अगर हम लोग उस पर प्रोवाइड करेंगे, तो मान लीजिए बैक्टीरियोसीड एक चौथे बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया डी से हमें बैक्टीरियोसीड मिला, उसका केमिकल मिला। तो ये क्या हो गया, ये बैक्टीरिया ए पे ए को लाइज कर सकता है, ये बैक्टीरिया बी पे कोई काम नहीं करता, और ये बैक्टीरिया सी को पे भी कोई काम नहीं करता। तो हम कह सकते हैं या हम डिफाइन कर सकते हैं कि बैक्टीरिया बी और सी का ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है और बैक्टीरिया ए अलग है। तो इस हिसाब से बैक्टीरियोसीड के हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज द फेज, दिस इज द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट स्ट्रेन टू किल, एबिलिटी ऑफ द टेस्ट स्ट्रेन टू किल स्टैंडर्ड्स इंडिकेटर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोसीड जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन प्रोवाइड करता है, इट विल बी इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट द अदर स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो हम लोग बैक्टीरियोसीड्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ये हैं कुछ प्रोटीन्स या फिर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सेल वॉल्स ऑफ द बैक्टीरियाज, जो कि प्रोड्यूस करते हैं उनको। तो ये डिटरमाइन करता है दिस कि बैक्टीरियोसीड एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा या नहीं। इट इज़ डिटरमाइंड बाई कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर्स, दैट इज़ द कॉल फैक्टर्स। तो कॉल फैक्टर्स जो कि है, जो कि हम लोग का वो एपिसोम्स होते हैं, दैट इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, वो सेल टू सेल ट्रांसमिशन हो सकता है वाया कॉन्जुगेशन ट्रांसडक्शन मेथड आप बता सकते हैं। तो ये कॉल फैक्टर अगर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, एपिसोमल फैक्टर्स प्रेजेंट है, तो वो बैक्टीरियोसीड प्रोड्यूस करेगा। तो ये हम जो बैक्टीरियोसीड प्रोड्यूस करता है, वो बैक्टीरिया खुद इम्यून होता है पर दूसरों को मार सकता है, और वो खुद दूसरे बैक्टीरिया के बैक्टीरियोसीड से अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग वेरियस स्ट्रेन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये बैक्टीरियोसीड इसके अगेंस्ट में इफेक्टिव है और इसके अगेंस्ट में इफेक्टिव नहीं है, और ये बैक्टीरियोसीड इसको मार सकता है या नहीं मार सकता। इसे हम लोग करते हैं प्लेट डिफ्यूजन टेक्निक से। तो मतलब जो टेस्ट बैक्टीरिया है, टेस्ट बैक्टीरिया हम लोग ब्रॉड स्ट्रिक से एक सेंटर मीडिया में कल्चर प्लेट के बीच में हम लोग ऐसे करके ब्रॉड स्ट्रिक से इनोकुलेट करेंगे। द बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्क्रेप्ड ऑफ एंड द रिमेनिंग सेल्स, जो भी सेल्स है वो क्लोरोफॉर्म वेपर से हम लोग उसको डिसॉल्व कर देंगे। जो स्टैंडर्ड इंडिकेटर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया है, उसको हम लोग ऐसे करके राइट एंगल पे मार्क करेंगे। तो इंक्यूबेशन करेंगे, and after incubation the pattern of inhibition of indicator strains represent the bacteriocin type of the test bacteria। तो इनिबिशन कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि वो बैक्टीरिया मतलब इनिबिटरी है या नहीं है, वो बैक्टीरियोसिन बैक्टीरिया को इनिबिट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसका भी सेम एडवांटेजेस है, दैट इज इट इज़ रिप्रोड्यूसेबल, इट हैज़ अ गुड डिस्क्रिमिनेटरी पावर एंड देयर इज़ ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसके डिसएडवांटेजेस है कि वही सेम
कि काफ़ी डिमांडिंग टेक्निक होता है और ये कुछ स्ट्रेन्स नॉन टाइपेबल होते हैं और हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ रेफरेंस सेंटर्स में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज सीरोटाइपिंग। सीरोटाइपिंग क्या होता है? सीरोटाइपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कुछ सेम स्पीशीज के कुछ अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं जो कि अलग अलग एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स एक्सप्रेस करते हैं अपने सेल सरफेस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे सरफेस स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल की, लाइकोपॉलीसैकेराइड्स हो गया, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गया, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स हो गए, फ्लैजेला हो गया, फिम्ब्रे हो गया, ये सब डिफरेंट एंटीजेनिक वेरिएशंस, सॉरी फॉर दैट, डिफरेंट एंटीजेनिक वेरिएशंस ये लोग डिफरेंट एंटीजेनिक वेरिएशंस ये लोग एग्जिबिट करते हैं। दैट इज एक सेल पे बैक्टीरियल सेल पे अलग तरह के पॉलीसैकेराइड्स हो गए, दूसरे बैक्टीरियल सेल पे अलग तरीके के सरफेस पॉलीसैकेराइड्स या सरफेस स्ट्रक्चर्स हो गए, या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गए कुछ अलग तरीके के। तो ये स्ट्रेन्स हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटीजेनिक डिफरेंसेस, क्योंकि ये सारे जितने भी सरफेस मटेरियल्स है ये सारे एंटीजेनिक है। तो अलग अलग स्पीशीज़ के, सेम स्पीशीज़ के अलग अलग स्ट्रेन्स अलग अलग एंटीजेनिक डिफरेंसेस शो करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सीरोटाइपिंग। तो सीरोटाइपिंग हम लोग को यूज़ करते हैं हम लोग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के क्षेत्र में। ये इससे हमें कैसे पता चल सकता है कि जो एंटीबायोटिक अगेंस्ट दैट, जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है बॉडी में अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजेनिक वेरिएंट ऑन दैट सेल सरफेस, उससे हमें पता चलता है। तो हम लोग लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, को एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं। दैट इज वी विल सी कि ये बैक्टीरिया के स्ट्रेन के अगेंस्ट में कौन से एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज बने हैं बॉडी में, तो वो इसके साथ एग्लूटिनेशन रिएक्शन करेगा। बैक्टीरिया बी अगर हम डालेंगे बॉडी में या बॉडी का सीरम के साथ इसको एक्ट कराएंगे बैक्टीरिया बी को, तो वो एग्लूटिनेट नहीं करेगा क्योंकि उसके एंटीबॉडीज है ही नहीं बॉडी में। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीरोटाइपिंग। तो जब बहुत सारे स्ट्रेन्स सेम सीरोटाइपिंग दिखाते हैं तो हम लोग उसे सीरोटाइप या सीरोवार कहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग सीरोटाइपिंग करते हैं। तो हम लोग कौन कौन से एंटीजन, हम लोग बेसिकली कुछ एंटीजन्स लेते हैं विच आर यूजफुल फॉर डेवलपिंग एंटीबॉडीज फॉर सीरोटाइपिंग, लाइक the O antigen, that is the cell wall lipopolysaccharide antigen, the VI antigen होता है। Then there is H antigen, that is protein antigen of flagella. Then there is K antigen, that is capsular polysaccharide antigen. सो हम लोग जैसे हो गया कि हम लोग सैल्मोनेला एंटेरिका हो गया एक वेरिएंट, सैल्मोनेला एंटेरिका के मोर देन 2300 वेरिएंट्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, सीरो टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द ओ एंटीजन, एच एंटीजन एंड वी आई एंटीजन। तो इसे हम लोग कॉफमैन वाइट स्कीम भी कहते हैं। इसके बारे में मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी इसको डिटेल्स में कि कॉफमैन वाइट स्कीम क्या है। फिलहाल मैं बस यही बता सकती हूँ कि ओ एंटीजन, एच एंटीजन एंड वी आई एंटीजन, दैट इज द सरफेस एंटीजन या कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन, इसके बेसिस पे हम लोग जो अलग अलग एंटीबॉडीज बनते हैं उसके बेसिस पे हम लोग ने सीरोटाइप किया हुआ है बैक्टीरिया का। दैट इज द बैक्टीरिया, सिर्फ सैल्मोनेला एंटेरिका हैज़ मोर देन 2300 वेरिएंट्स। और मान लीजिए जैसे कुछ और ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे निजेरिया हो गया, जो निजेरिया मेनिंजाइटिस हो गया, तो उसके हम लोगों ने क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एंटीजेंस इनटू 13 सीरो ग्रुप्स। तो हम लोग 13 सीरो ग्रुप्स में इनको क्लासीफाई कर चुके हैं। तो उसमें से हो गया ग्रुप ए, बी, सी ऐसे करके हमने क्लासीफाई किया। ग्रुप ए इज एसोसिएटेड विद एपिडेमिक्स, ग्रुप बी इज एसोसिएटेड विद एपिडेमिक्स एंड आउटब्रेक्स, एंड ग्रुप सी इज एसोसिएटेड विद लोकलाइज्ड आउटब्रेक्स ओनली। सो इस हिसाब से हम लोग सीरोटाइप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बैक्टीरिया इस जगह पे आउटब्रेक कॉज किया है, इसका ये वेरिएंट दैट इज ग्रुप ए इस जगह पे एपिडेमिक कर रहा है, ग्रुप बी वेरिएंट इस जगह पे लोकल इन्फेक्शन कर रहा है, ग्रुप सी वेरिएंट इस जगह पे लोकल इन्फेक्शन कर रहा है। तो उससे क्या होता है, डिफरेंट एंटीबॉडीज बनते हैं लोगों के बॉडीज़ में, तो उससे हम लोग को बैक्टीरिया के अलग अलग क्लासेस पता चलते हैं। उस हिसाब से हम लोग उसके लिए एंटीबॉडीज डिवाइस करते हैं या एंटीबायोटिक्स डिवाइस करते हैं। नेक्स्ट इज इकोलाई। इकोलाई
इकोलाई सीरोटाइपिंग अगर हम लोग इकोलाई करें तो हम लोग 3 एंटीजेंस उसके हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज सोमैटिक एंटीजन, फ्लैचुलर एंटीजन, एच एंटीजन एंड कैप्सुलर के एंटीजन। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको एक नाम देते हैं, नंबर देते हैं, दैट इज O111 K58:H2, that is somatic antigen number 111, फ्लैचुलर एंटीजन नंबर 2 एंड कैप्सुलर एंटीजन नंबर 58, ऐसे करके। सो इससे बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, उस पर हम लोग ये ऐसे करके नंबरिंग करके क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट इज दैट कि हम लोग का इसमें एडवांटेज क्या है, सेम गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, टाइपेबल, ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड ईज ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज ऑटो एग्लूटिनेबल स्ट्रेन्स जो होती हैं आर वेरी डिफिकल्ट, आर अनटाइपेबल, एंड ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है, टेक्निकली डिमांडिंग होती है। रीएजेंट्स होने चाहिए हमारे पास, एंटीबॉडीज़ होने चाहिए जो हम एंटीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट इज़ हमारे पास ये इसका डिस्क्रिमिनेटरी पावर भी बहुत पुअर होता है, क्योंकि क्रॉस रिएक्शन हो सकता है एंटीजेंस के साथ। मान लीजिए का एंटीजन है भी नहीं पर वो किसी और चीज़ के एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना हुआ है, तो उसके साथ वो रिएक्ट कर भी रहा है, तो हमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, फॉल्स नेगेटिव तो नहीं, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि हम लोग को इसी से पता चलता है। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन आउटब्रेक, दैट इज अ न्यू और अनयूजुअल पैटर्न ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी अमंग अ आइसोलेटेड कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, वो एक एंटीबायोटिक के खिलाफ ससेप्टेबल है, मतलब वो उसके खिलाफ काम कर रहा है, वो एंटीबायोटिक दे सकते हो। बट अचानक से क्या हुआ कि देर आर द इमर्जेंस ऑफ सम अदर स्ट्रेन्स जो कि उस चीज़ से रेजिस्टेंट हो गए, जो एंटीबायोटिक ऑलरेडी काम कर रहा था उससे वो रेजिस्टेंट हो गया। तो हमें ये वाला एंटीबायोटिक्स टेस्ट उसका लगा के पता चल सकता है कि ये बैक्टीरिया जो कि पहले हमारा इस एंटीबायोटिक के खिलाफ ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रहा था, पर अब वो काम नहीं कर रहा है। तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ये आउटब्रेक हुआ है, द बैक्टीरियल स्ट्रेन हैज़ चेंज, इट हैज़ नाउ बिकम रेजिस्टेंट टू दैट एंटीबायोटिक फॉर विच इट वॉज प्रीवियसली सेंसिटिव। तो हम लोग जो देखते हैं दैट इज मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर ससेप्टेबल टू वैंकोमाइसिन, एंड ग्राम नेगेटिव क्लिनिक जो होते हैं ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, दे आर मोस्टली रेजिस्टेंट टू वैंकोमाइसिन। सो अगर हम लोग एक बैक्टीरिया को ग्रो किए in the presence of vancomycin, and if there is any zone of inhibition around that antibacterial disc, तो it usually indicates a gram positive bacteria। तो और ग्राम नेगेटिव के लिए भी सेम है, सम ग्राम नेगेटिव आर मोस्टली दे आर सेंसिटिव टू कोलिस्टीन एंड पॉलीमिक्सिन। तो अगर इफ देर इज एनी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड दीज बैक्टीरिया, तो हमें उसे पता चल सकता है कि ये दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो दिस इज़ अ वेरी ईजी मेथड, कैन बी डन मैनुअली, बहुत ही ज़्यादा रिप्रोड्यूसिबल पावर है, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी है। एंड पर हाँ, यही है कि अगर इसमें जेनेटिक कोई म्यूटेशन होता है या फिर तो हम उससे पता नहीं लगा सकते, हमें उसे जेनेटिक लेवल पे रिसर्च करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रेन्स आर टाइपेबल बाय दिस मेथड। नेक्स्ट इज द प्रोटीन टाइपिंग। प्रोटीन टाइपिंग में क्या होता है, देयर आर सम मेजर एंड माइनर डिफरेंसेस इन द रेंज ऑफ प्रोटीन्स दैट आर मेड बाय डिफरेंट स्ट्रेन्स। तो मान लीजिए कुछ प्रोटीन्स बन रहे हैं, तो हम उन प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करके हम उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, दैट इज इट इज सेपरेटेड ऑन SDS पेज बोलते हैं हम उसे, सोडियम डोडिसिल सल्फेट पॉलीएक्रमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उस इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे जो भी पैटर्न्स बनते हैं उससे हम लोग जज करते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, बिकॉज एक बैक्टीरियल सेल एक तरह के प्रोटीन्स बनाता है, अलग बैक्टीरियल सेल अलग तरह के प्रोटीन्स बनाएगा। तो हम लोग उसे जो भी प्रोटीन्स हमें मिले हैं उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करके देखेंगे। तो जैसा इलेक्ट्रोफोरेसिस जिस बैक्टीरिया का होगा, हम लोग उस बैक्टीरिया को उस हिसाब से क्लासीफाई कर देंगे। तो अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग प्रोटीन्स होंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होगी, और उस पैटर्न के हिसाब से हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो ये करते हैं हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल
or almost all the strains are typable by this method, and it has very good reproducibility as well as very good ease of interpretation. तो इसमें भी disadvantages are the same. It is the equipments are costly, and it's not done in all the laboratories, and जो कि पैटर्न हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ये कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है इंटरप्रेट करना. तो ईज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन आप मतलब इतना नहीं बोल सकते जितना हम पहले बोल सकते थे फेज टाइपिंग या एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टाइपिंग के लिए, उतना इसके लिए शायद नहीं बोल सकते. नेक्स्ट इज मल्टीलोकस एंजाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो मल्टीलोकस एंजाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या होता है, इसमें क्या होता है, द आइसोलेट्स आर एनालाइज्ड ऑन द डिफरेंसेस ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटीज ऑफ द एंजाइम्स दैट दे प्रोड्यूस. तो ये हम लोग करते हैं कि जो वेरियस बैक्टीरियल सेल्स है या आइसोलेट्स हैं वो अलग अलग एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे. उन एंजाइम्स का इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उस बैक्टीरिया को अलग अलग स्ट्रेन्स में डिवाइड करते हैं. जैसे एक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ए ने कुछ एंजाइम प्रोड्यूस किया, बैक्टीरिया बी ने कुछ एंजाइम प्रोड्यूस किया, ये एंजाइम और ये एंजाइम डिफरेंट होगा. तो इनको जब हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे ये लोग अलग अलग बैंड पैटर्न्स देंगे. तो मान लीजिए हमें अगर बैक्टीरिया सी को देखना है कि बैक्टीरिया सी ए की तरह है या बी में क्लासीफाई कर, किस में क्लासीफाई कर सकते हैं उसको, तो हमें पता चलेगा कि हम उसका भी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे. हम देखेंगे कि उसका पैटर्न ए से मैच करता है या बी से मैच करता है. इस हिसाब से हम लोग जो भी अननोन बैक्टीरियल स्ट्रेन है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. सो इसमें एडवांटेज यही है कि ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रेन्स आर टाइपेबल, एंड इट हैज़ गुड रिप्रोड्यूसिबल कैरेक्टर एंड वेरी ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन होती है इसमें. और इसमें क्या होता है, क्लिनिकल डिसएडवांटेज इसका यही है कि हम लोग के पास हमेशा लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स यहाँ पे नहीं होती है. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए हमारे पास हमेशा एगारोस जेल प्रेजेंट नहीं होता है या वो कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं. सो फेनोटाइपिक मेथड्स यहीं तक थी, एंड फेनोटाइपिक मेथड्स बताने का कुछ लिमिटेशंस हैं. कुछ लिमिटेशंस क्या है कि द कैपेसिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू ऑल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स विच में ऑकर स्पॉन्टेनियसली और इन रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस. तो क्या हो गया कि मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस हुआ या फिर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो गया, क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स की डीएनए ऑलरेडी बहुत म्यूटेशन रेट इज़ वेरी हाई इन देम. तो म्यूटेशन हो गया एंड नाउ दे आर एक्सप्रेसिंग सर्टन अदर जीन्स. जैसे पहले वो एक एंटीबैक्टीरिया की तरफ सेंसिटिव था, अभी रेजिस्टेंट हो गया है. पहले वो सिट्रेट को फर्मेंट कर रहा था, अब नहीं कर रहा है. पहले वो कुछ रिएक्शन शो कर रहा था, अब नहीं कर रहा है. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग फेनोटाइपिक मेथड से जज नहीं कर सकते. कोई पॉइंट म्यूटेशन होता है, तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि डीएनए में कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का म्यूटेशन. तो अगर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का म्यूटेशन होता है तो हम लोग उसे जेनेटिक सीक्वेंस में ही एनालिसिस कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि उसके जीन सीक्वेंस में कोई पॉइंट म्यूटेशन हुआ हो, दैट इज न्यूक्लियोटाइड का कोई बेस पेयर म्यूटेशन हुआ हो, बट उसका जो फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बाहर एक्सटर्नल जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक वो एक्सप्रेस करेगा उसमें कोई चेंजेस ना आई हो. तो ये फेनोटाइपिकली बताना बहुत मुश्किल है कि बाहर उसमें कोई चेंजेस आई नहीं है, वो जैसे पहले था वैसे ही अभी भी काम कर रहा है, पर उसकी जीन्स में एक म्यूटेशन, एक बेस पेयर का म्यूटेशन हो चुका है. तो यहाँ पे हमारी फेनोटाइपिक मेथड्स लिमिट हो जाती हैं कि हम लोग फेनोटाइपिक मेथड से नहीं जान सकते तो कि कोई म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन प्रेजेंट है या नहीं है. तो हम नेक्स्ट आएंगे जेनोटाइपिक मेथड्स पे. जेनोटाइपिक मेथड्स के मैं कुछ एनलिस्ट कर देती हूँ. First we'll go through plasmid profiling या plasmid fingerprinting. Then we'll go through RFLP, that is restriction fragment length polymorphism. Then we'll go through PFGE. Then we'll go through insertion sequence 6110 fingerprinting. Then AFLP. Then it is RAPD. Then there is REP, that is repetitive PCR. Then it is PCR ribotyping. So we'll go through each of these in details. Then these were the non-target specific, and some there are target specific, जिसमें आता है PCR RFLP. Next is gene sequencing MLST and MVLST. Next is VNTR analysis, that is variable number of tandem repeat analysis. Next is DNA microarrays, and the last one is whole genomic sequencing.
सो नॉन टारगेट स्पेसिफिक मेथड्स, जो नॉन टारगेट स्पेसिफिक जीनोटाइपिक मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है प्लाज्मिड प्रोफाइलिंग। तो प्लाज्मिड प्रोफाइलिंग या प्लाज्मिड फिंगरप्रिंटिंग, ये मेथड जो है ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1970s में। तो ये क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें कुछ जीन्स होते हैं, जीन स्पेसिफिक फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और जीन स्पेसिफिक फॉर प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स। तो ये क्या होती है, सबके में हर अलग अलग बैक्टीरियल सेल में अलग अलग प्लाज्मिड्स होते हैं। तो या तो ये साइज में डिफर कर सकती हैं या फिर ये नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स में भी डिफर कर सकती हैं। तो अगर हम लोग एक बैक्टीरियल सेल लें, मान लीजिए हम 2 बैक्टीरियल सेल्स लेते हैं, बैक्टीरियल सेल को हम लोग डिसरप्ट करते हैं। तो बैक्टीरियल सेल डिसरप्ट होने पे उसका क्रोमोसोमल डीएनए बाहर निकलता है। जैसे क्रोमोसोमल डीएनए बाहर निकलता है, हम लोग उस क्रोमोसोमल डीएनए को, या फिर मतलब क्रोमोसोमल डीएनए हमने लाइसिस कर दिए, हमें चाहिए प्लाज्मिड, दैट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वी विल गेट एंड वी विल सब्जेक्ट इट टू एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा तो इट विल स्टार्ट मूविंग एंड इट विल फॉर्म बैंड्स। तो वी विल स्टेन इट विद द fluorescent dye, that is we commonly use ethidium bromide, and then we will visualize these plasmids under UV light. So this will form bands while they are getting separated. तो हमें पता चल जाएगा कि इस बैक्टीरियल सेल में इतने प्लाज्मिड्स थे और इतने बड़े प्लाज्मिड्स थे या इतने छोटे प्लाज्मिड्स थे। इस बैक्टीरियल सेल में इतने मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल ए में 6 प्लाज्मिड्स थे और बैक्टीरियल सेल बी में 3 प्लाज्मिड्स हैं और वो इतने साइज के हैं। तो साइज और नंबर दोनों ही डिफरेंट होता है अलग अलग बैक्टीरियल सेल्स में। तो मान लीजिए किसी बैक्टीरिया का हमें पता लगाना है, ये सब ऑलरेडी हमें पता होता है, जो स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो हमें किसी अननोन बैक्टीरिया का पता लगाना है कि ये बैक्टीरिया यहाँ पे एपिडेमिक कॉज कर रहा है। तो ये बैक्टीरिया किससे सिमिलर है, इस स्ट्रेन से सिमिलर है या इस स्ट्रेन से सिमिलर है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसका प्लाज्मिड, इसे प्लाज्मिड फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। दैट इज हम प्लाज्मिड को इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, प्लाज्मिड का इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग उसको एनालाइज करेंगे कि वो ए वाले वेरिएंट से मैच करता है या बी वाले वेरिएंट से मैच करता है। तो इसी तरह हम लोग बैक्टीरिया को, अननोन बैक्टीरिया को हम लोग नोन वाले के साथ हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं और हमें पता चल सकता है वो कौन सा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है। तो ये टेक्निक यूनिवर्सल है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड इट हैज़ वेरी गुड रिप्रोड्यूसिबल कैरेक्टर एंड ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन इज़ ईजी। बट यही है कि ये हमें हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, अगर वो चल इलेक्ट्रोफोरेसिस या प्लाज्मा फिंगरप्रिंटिंग नॉर्मल लैब्स में अवेलेबल नहीं होता है। इसका एक बेसिक यूज़ यही है कि इसे हम लोग आउटब्रेक्स में यूज़ कर सकते हैं, आउटब्रेक ऑफ फूडबॉर्न इन्फेक्शंस एंड प्लाज्मिड्स में स्प्रेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड कैन कॉज आउटब्रेक्स एंड ऑफ जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कर सकता है। एक प्लाज्मिड जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफरेबल है। तो प्लाज्मिड प्रोफाइलिंग इज द फर्स्ट जेनोटाइपिक स्टेप टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन आउटब्रेक। तो इसमें लिमिटेशन क्या है कि अगर प्लाज्मिड जो है, जो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल मटेरियल जो मैं आपको बता रही थी, अगर इसमें कहीं पे निक हो जाता है, निकिंग हो जाती है या फिर किसी तरीके से सीक्वेंस डिसरप्ट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा। तो ये चेंज जो होगा, ये चेंज इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी दिखेगा। तो पहले जैसे दिख रहे थे सीक्वेंस, अब पहले जैसे बैंड दिख रहे थे वो अभी नहीं दिखेंगे। तो ये क्या होता है कि हम लोग का इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट आ जाता है फिर। तो ये इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट जो होते हैं तो वो हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते कि हम लोग का, फिर हम ढूंढ नहीं सकते कि वो किस बैक्टीरियल स्ट्रेन से मैच करेगा, क्योंकि ऑलरेडी फिंगरप्रिंट तो ऑलरेडी बैक्टीरिया के किए हुए हैं। तो हमें जो अननोन बैक्टीरिया है, तो अननोन बैक्टीरिया की अगर मान लीजिए प्लाज्मिड में कोई भी कन्फर्मेशनल चेंज आता है तो उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस चेंज हो जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो किससे मैच कर रहा है। और बहुत लार्ज प्लाज्मिड्स होते हैं, दैट इज़ अगर 100 बेस पेयर से ज़्यादा होते हैं उसमें तो हम लोग उसको नहीं मैच कर सकते या नहीं मेजर कर सकते। बहुत पुअरली सेपरेशन होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वो अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। वो क्या होते हैं, दैट दीज आर द एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइजेज अ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस
and it cuts the DNA sequence at specific location within the restriction site. तो ये क्या होता है, ये एंजाइम्स होते हैं जो कि एक डीएनए सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं, एक डीएनए सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसी रिस्ट्रिक्शन साइट में वो कट कर देते हैं. तो genomic DNA from a single microorganism will always be cut into fragments of the same size and number if it is digested by the same restriction enzyme. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक डीएनए लेते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और उसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 उसको कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही काटेगा. तो हम लोग इसको किसी भी जगह पे कर लें, ये उसको उसी स्पेसिफिक लोकेशंस पे काटेगा. अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 लेते हैं तो वो किसी और स्पेसिफिक लोकेशंस पे काटेगा उसको. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया है. मतलब मान लीजिए दूसरा हमने बैक्टीरियल सेल लिया तो वो भी वैसा ही रिएक्शन दे रहा है रिस्ट्रिक्शन 1 के साथ जैसे ये बैक्टीरिया दे रहा था. तो हमें पता चल जाएगा ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 के साथ जो भी एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होती हैं, वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को एक ही जगह कट करता होता है. तो इससे हमें पता चल रहा है. तो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स जो सेपरेट होती है, जैसे जिस जगह पे कट कर दिया उस कट वाले को हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते, उसको भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर उसको स्टेन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से, फिर उसको यूवी लाइट के अंदर में विजुअलाइज करते हैं. ये रिवील करता है डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. तो हमने क्या किया, हम लोग उस बैक्टीरिया के डीएनए को निकाला, उस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ हम लोगों ने इस एंजाइम को रिएक्ट करवाया. इस एंजाइम ने उसको अलग अलग लोकेशन में काट दिया, उसके 4-5 टुकड़े कर दिए. उस डीएनए को हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया. इलेक्ट्रोफोरेसिस के तहत उसका डीएनए सेपरेट होता गया और उसने एक फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न बना दिया. उसको हम लोग स्टेन करके यूवी लाइट के अंदर देखेंगे तो एक बैंड पैटर्न बनता है. तो ये हो गया उस बैक्टीरिया का डीएनए फिंगरप्रिंट. फिर हम लोगों ने दूसरा बैक्टीरिया लिया, उसका डीएनए किया, उसका सेम प्रोसेस किया, उसका भी अलग अलग बैंड्स आ गए. तो ऐसे करके सारे बैक्टीरिया के डीएनए फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं. तो हमें जो भी बैक्टीरिया को टेस्ट करना है, हमें उसका फिंगरप्रिंट ऐसे करके निकालना पड़ेगा और हम उसे मैच करके देख सकते हैं कि ये किस बैक्टीरिया के डीएनए फिंगरप्रिंट के साथ मैच करता है. तो उस हिसाब से हमें बैक्टीरिया क्लासीफाई हो जाता है. तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है और ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है. कुछ रिसोर्सेज लगते हैं और ये जिनके लार्ज जीनोम्स हैं तो उसको नहीं डिफ़िकल्ट होता है रिजॉल्व करना. जैसे बैक्टीरिया, फंगाई या पैरासाइट्स के ना जीनोम्स बहुत लार्ज होते हैं, तो इनको एनालाइज करना इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो उसके लिए हम आगे भी प्रोसीजर्स पढ़ेंगे. उसके लिए भी काफ़ी प्रोसीजर्स हैं आगे कि हम रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म अगर रिस्ट्रिक्टेड हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं. तो इसके 2 सॉल्यूशंस मैं आपको बता दूं. फर्स्ट इज पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज PFG. दैट इज हम लोग जो फ्रैगमेंट जो ये कट करेगा तो ये बहुत सारे फ्रैगमेंट्स नहीं कम करके कुछ फ्रैगमेंट्स कट करेगा. दैट इज कम फ्रैगमेंट्स कट करेगा. तो दैट इज पहले हम लोग का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे फ्रैगमेंट्स काट के 25 कर रहा था, तो उसकी जगह वो बस 5 फ्रैगमेंट्स काटेगा. तो क्या हो गया, हमें देखना कम पड़ेगा. और दूसरा है इंसर्शन सीक्वेंस 6110 फिंगरप्रिंटिंग. दैट इज द रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स बीइंग विजुअलाइज्ड. कि हम लोगों ने काटे तो कम है, अब इंसर्शन सीक्वेंस में हमें देखना भी कम है. सारे फ्रैगमेंट्स हमें देखने ही नहीं है, कुछ फ्रैगमेंट्स जो कट किए हैं वही देखने हैं. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट है पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसमें क्या होता है, हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ वही सेम डीएनए लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ एक्ट करवाते हैं. पर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, ये मैक्रो रिस्ट्रिक्शन करता है. मैक्रो रिस्ट्रिक्शन मतलब ये इनको कुछ जगहों पे काटेगा, मतलब इनके बड़े सेगमेंट्स बनाएगा पर नंबर कम हो जाएगा. पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कर रहा था वो 25 टुकड़े कर रहा था डीएनए के, पर ये वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, ये सिर्फ 3 या 4 टुकड़े करेगा बस. तो इसमें क्या होगा, हम लोग का बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोगों ने कम काटा. और ये इससे क्या होता है, फिर हम लोग ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को फिर एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर वो सेपरेट होता जाएगा अपने साइज़ के हिसाब से, और फिर वो बैंड बनाएगा. तो इसमें क्या होता है, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं ये अच्छी तरीके से सेपरेट होते हैं क्योंकि कम होते हैं, नंबर इज रिड्यूस्ड. तो ये लोग कम होते हैं तो ये लोग अच्छी तरीके से सेपरेट हो सकते हैं इसके बेसिस पे. तो हम लोग इसको लेते हैं, बैक्टीरियल सेल्स आर टेकन एंड दे आर मिक्स्ड विथ मेल्टेड एगारोस
एगारोस, जो मेल्टेड एगारोस के साथ मिक्स करते हैं, तो इसको ये हम लोग बनाते हैं प्लग मोल्ड। तो बैक्टीरियल सेल्स आर ब्रोकन ओपन बाय यूज ऑफ बायोकेमिकल्स एंड द डीएनए गेट्स फ्री इन दैट एगारोस प्लग। अब जो इंटैक्ट डीएनए है, इट इज डाइजेस्टेड विद दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको मैक्रो रिस्ट्रिक्शन काटेगा, तो बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स करके काटेगा उसको, और इसको हम लोग एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। पर इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है कि पल्स फील्ड होता है। पल्स फील्ड मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट्स होते हैं इसमें। तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स होते हैं उसमें, जैसे डायरेक्ट करंट से एक फील्ड में करंट था, एक डायरेक्शन में करंट था, इसमें ऑल्टरनेटिंग फील्ड्स होते हैं करंट के। तो पल्सिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो और उससे ये डीएनए सेपरेट होता है मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये डीएनए जो सेपरेट होता है अकॉर्डिंग टू दैट साइज इट गेट सेपरेटेड। फिर हम लोग इसको स्टेन करके यूवी लाइट के अंदर में देखते हैं। तो ये जो फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न बनता है, ये भी डीएनए फिंगरप्रिंट हो गया, इसका भी डीएनए सेपरेट हो रहा था, ये डीएनए फिंगरप्रिंट हो गया। तो दिस डीएनए फिंगरप्रिंट इज रिकॉर्डेड एंड इट इज मैच्ड विद द कन्वेंशनल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। तो हम लोग का क्या हुआ, एक डिजिटल कैमरा इस फोटोग्राफ लेता है ये जेल का, और वो पिक्चर जो होता है वो मैच करता है डीएनए फिंगरप्रिंट को उसके पास जो ऑलरेडी स्टोर्ड बैक्टीरिया के डीएनए फिंगरप्रिंट है उससे। तो हमें पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया कैसा है, ये बैक्टीरिया किसके साथ मैच करता है या किसके साथ मैच नहीं करता है। तो दिस इज द पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है फॉर बैक्टीरियल मॉलिक्यूलर टाइपिंग एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होता है ये 100%, ये 100% टाइपेबल होता है। इसकी डिस्क्रिमिनेटरी पावर इज़ वेरी हाई, गुड रिप्रोड्यूसिबल कैरेक्टर होता है इसका। एंड ज ओनली लिमिटेशन इज़ कि हम लोग के पास ये इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट जो होता है वो बहुत ही स्पेशल टाइप का होता है और ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता। तो दिस इज़ द लिमिटेशन एंड इट इज़ वेरी लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव होने की वजह से ये मतलब हम लोग हर बार या हर लैब में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सो पल्स फील्ड, और उसमें यही बेनिफिट है, पल्स फील्ड का बेनिफिट यही है कि हमने नंबर कम कर दिए, डीएनए कट के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं डीएनए फ्रैगमेंट का नंबर कट कर दिया ताकि वो अच्छे से सेपरेट हो जाए, मतलब बड़े जीनोम्स भी अच्छे से सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट इज द इंसर्शन सीक्वेंस 6110 फिंगरप्रिंटिंग। इंसर्शन सीक्वेंस 6110 फिंगरप्रिंटिंग इज दिस द मेथड जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रेन को सबटाइप करने में। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है फॉर मॉलिक्यूलर सर्वेलेंस ऑफ टीबी। इसमें क्या होता है, द होल जीनोमिक डीएनए, जो कि जीनोमिक डीएनए होता है दैट इज सब्जेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी कटिंग एंडोन्यूक्लियस। तो ये भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको भी हम लोग कट करेंगे। फिर इसमें इसको भी एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से फोरेसिस के प्रोसेस में डालेंगे। देन वी विल ट्रांसफर दिस डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू अ नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन बाय सडन ब्लॉटिंग। फिर ब्लॉटिंग करने के बाद वी विल हाइब्रिडाइज इट विद द लेबल्ड प्रोब्स। फिर हाइब्रिडाइज करेंगे लेबल्ड प्रोब से, लेबल्ड प्रोब्स labeled with IS6110 insertion sequences। तो फिर we will visualize the hybrid fragments। इसका मतलब हुआ कि हम लोग इंसर्शन सीक्वेंस 6110 लेबल करके ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स रखेंगे। अगर मान लीजिए उस बैक्टीरियल सेल में वो सीक्वेंस है जो कि इस विच कंटेन्स दिस इंसर्शन सीक्वेंसेस, दैट इज ओनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस, ये कंटेन करते हैं इंसर्शन सीक्वेंसेस से। तो अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया मीडिया में है तो ही वो हाइब्रिडाइज होगा लेबल्ड प्रोब के साथ, तो ही हमें वो विजुअलाइज होगा। तो ये हम लोग करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, विच विल कंटेन दिस स्ट्रेन्स कंटेन बिटवीन 10 to 12 कॉपीज ऑफ दिस इंसर्शन सीक्वेंस, एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस के लिए विच कंटेन्स 1 to 3 कॉपीज ऑफ दिस सीक्वेंस। And the advantages कि ये global it will help in monitoring the global spread of Mycobacterium tuberculosis and in tracing their outbreaks, and it is of good typeable character, reproducibility अच्छी है, discriminatory power अच्छा है। तो ये हम लोग सिर्फ Mycobacterium ट्यूबरकुलोसिस एंड बोविस के क्षेत्र में ही करते हैं क्योंकि सिर्फ उन्हीं में वो इंसर्शन सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम उस बैक्टीरिया को टेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें सस्पेक्टेड है कि ये माइकोबैक्टीरियम वाली बैक्टीरिया है, तो हम लोग उसको उसके डीएनए को कट करके हम लोग वी विल सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस और हम लोग उसको हाइब्रिडाइज करेंगे लेबल्ड प्रोब के साथ।
तो अगर उसमें वो डीएनए प्रेजेंट होगा IS6110 तो वो लेबल्ड प्रोब के साथ कॉन्जुगेट करेगा एंड देन वी विल बी एबल टू विजुअलाइज इट. द ड्रॉबैक इज इट इज ओनली यूज फॉर सर्वेलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, just for tuberculosis. And the next is it is very complicated procedure. ये बहुत आसान नहीं है और बहुत ही लेबर इंटेंसिव है. नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है AFLP, दैट इज़ एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. तो एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि द पेटेंटेड फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, ये जो पेटेंटेड टेक्निक है ये है कि सिलेक्टिव एम्पलीफिकेशन होता है एक सबसेट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट का, जो कि फिर डाइजेस्ट होता है, दैट इज जनरेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के डाइजेशन. मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीनोमिक डीएनए लेंगे, फिर उसमें एक या दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको एक्ट करवाएंगे और वो सेगमेंट्स में काट देगा. उसके बाद हम लोग उसमें न्यूक्लियोटाइड, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अटैच करेंगे एट द एंड्स. मतलब जो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है उसके एंड पे हम लोग ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड अडेप्टर्स ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको एम्पलीफाई करेंगे बाय PCR और प्राइमर्स लगा के हम लोग उसको एम्पलीफाई करेंगे. फिर उसके बाद इससे क्या होगा, तो अब ये जो प्राइमर जो एक्सटेंड करेगा सिर्फ 2 या 3 बेस पेयर्स तक ही एक्सटेंड करेगा, तो हम लोग सिर्फ उतना ही रीड करेंगे. तो इससे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन भी हो रहा है उस फ्रैगमेंट का. तो द नेम जस्टिफाइज एज द एम्पलीफिकेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट की होती है. और इन्हीं एम्पलीफाइड सेगमेंट्स को, जिनको हम प्राइमर से थोड़ा बढ़ाते हैं, 2 या 3 सेगमेंट्स तक ही बढ़ाते हैं, तो हमारे पास छोटा सीक्वेंस होता है रीड करने के लिए. तो इसका भी यही एडवांटेज है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर बहुत अच्छा है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हाई टाइपेबिलिटी, गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी. एंड लिमिटेशन इज बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. नेक्स्ट इज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिपीटेटिव PCR, रिपीटेटिव एलिमेंट PCR. तो ये क्या होता है, द रीजन बिटवीन द, मतलब 2 डीएनए सेगमेंट्स के बीच में एक रीजन होता है, इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, इंटरस्पर्स्ड रिपीटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो वो रिपीटेटिव होते हैं. तो वो रिपीटेटिव एलिमेंट्स को हम लोग एम्पलीफाई करते हैं यूजिंग PCR. तो ये क्या होता है, रिपीटेटिव एलिमेंट्स अलग अलग बैक्टीरिया के फिक्स्ड होते हैं. तो बहुत सारे रिपीटेटिव एलिमेंट्स जो कि PCR के हेल्प से हम लोग एक बैक्टीरिया में एम्पलीफाई करते हैं, तो उनके नंबर्स और साइजेस विल ऑफन वेरी बिटवीन स्ट्रेन्स. तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा स्ट्रेन में कौन से रिपीटेटिव एलिमेंट्स और कौन से रिपीटेटिव एलिमेंट्स हमारे एम्पलीफाई हो रहे हैं. तो हम लोग रिपीटेटिव एलिमेंट्स बहुत सारे हमारे आइडेंटिफाई हुए हैं. फॉर एग्जांपल REP है, दैट इज रिपीटेटिव एक्स्ट्राजेनिक पैलिंड्रोमिक एलिमेंट, एंड दैट इज ERIC है, देन देयर इज बॉक्स एलिमेंट इज देयर. So these are the repetitive sequences that we have identified, we have successfully identified, and these segments are identified using amplified with the help of PCR. और ये हमें हेल्प करता है बिकॉज डिफरेंट बैक्टीरिया के अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के अलग अलग नंबर एंड साइज ऑफ ये रिपीटेटिव एलिमेंट्स होते हैं. तो इसका एडवांटेज है कि ये यूनिवर्सल है, सिंपल है, हाई टाइपेबिलिटी है, इनएक्सपेंसिव मेथड है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर अच्छा है इसका, रिप्रोड्यूसिबिलिटी लिमिटेड है. तो द लास्ट थिंग इन नॉन स्पेसिफिक इज PCR राइबोटाइपिंग. PCR राइबोटाइपिंग क्या होता है, जो हमारा जीन्स होता है, जीन्स में हमारे एक सेगमेंट होता है डीएनए का, एक सेगमेंट या एक जीन मान लीजिए इनकोड करता है 16S rRNA के लिए, और एक सेगमेंट इनकोड करता है 23S rRNA के लिए बैक्टीरियल सेल्स में. तो 16S rRNA के लिए जो जेनेटिक सीक्वेंस कोड करता है और 23S rRNA के लिए जो जेनेटिक सीक्वेंस जो इनकोड करता है, इन दोनों के बीच का जो रीजन है, जो रीजन that is at one end it is the gene that encodes for 16S rRNA, and at the other end of that sequence is the gene that encodes for 23S rRNA. तो ये जो बीच का रीजन है, ये हम लोग इसको टाइपिंग करते हैं, इसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं PCR से, और ये अलग अलग स्ट्रेन्स में अलग अलग है. ये हमें मेनली हम क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल के लिए करते हैं. ये बहुत ही 100% इट्स वर्चुअली टाइपेबल होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत अच्छी है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर इसका मॉडरेट है. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 23S और 16S के बीच का जो एलिमेंट होता है वो हर बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट होता है. अब हम पढ़ेंगे कुछ टारगेट स्पेसिफिक जीनोटाइपिक मेथड्स.
जो कि है PCR-RFLP। PCR-RFLP में क्या होता है, इस मतलब एक शॉर्ट सेगमेंट लेते हैं डीएनए का, या हम लोग पूरा होल डीएनए का फ्रैगमेंट लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एम्प्लिकॉन डाइजेशन ऑफ दिस एम्प्लिकॉन विद सूटेबल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर जो रिजल्टिंग फ्रैगमेंट्स होते हैं, मतलब पहले हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखे, हम लोगों ने इसको काट लिया, फिर उसके बाद इसको हम लोग जो फ्रैगमेंट्स है उसको सेपरेट करेंगे, फिर सेपरेटेड आउट फ्रैगमेंट्स को हम लोग PCR करेंगे। सो दिस इज मतलब PCR-RFLP, दैट इज अ शॉर्ट सेगमेंट जो हम लोगों ने लिया, उसको जो एम्प्लिकॉन जो है इट इज डाइजेस्टेड विद अ सूटेबल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मिलेगा हम लोग उसको एगरोस जेल पे इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, तो इससे हम लोगों को उसका जेनेटिक सीक्वेंस मिल जाएगा। सो ये हम लोग करते हैं, इट इज़ डन इन शीगा टॉक्सिन टाइप 2 in E. coli, like in Shiga toxin producing Shiga-like toxin producing Escherichia coli, and thermotolerant Campylobacter species में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट इज हम लोग जीन सीक्वेंसिंग करते हैं। जीन सीक्वेंसिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल इज द टेक्निक इन्वॉल्व्स PCR एम्प्लीफिकेशन, देन इट इज फॉलोड बाय DNA सीक्वेंसिंग। तो PCR एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, ये MLST का फुल फॉर्म है मल्टी लोकस सीक्वेंस टाइपिंग। इसमें क्या होता है, एक मान लीजिए एक DNA फ्रैगमेंट है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोकस है, बहुत सारे लोकस मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ लीजिए, उस लोकस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स हैं। न्यूक्लियोटाइड के हर बेस पेयर के अरेंजमेंट को हम लोग एक अलील असाइन करते हैं। मान लीजिए ATGCC, इसको हमने एक अलील असाइन किया, लाइक अलील 1, ATGCC, ATGCA, ATGCT, तो इसको हम लोग अलील 1, अलील 2, अलील 3 ऐसे करके नंबरिंग करेंगे। ये सिर्फ एक लोकस के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे ही बहुत सारे लोकसेस हैं। तो उन लोकसेस को सारे लोकसेस में एक एक हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम एक अलील असाइन करेंगे। तो इस अलील की स्टडी को जब हम लोग जब हम ये अलील असाइन कर देते हैं हर एक लोकस को एक DNA के सेगमेंट के ऊपर, तब हम लोग उसको एक नंबर असाइन करते हैं। मान लीजिए एक बैक्टीरिया को हमने असाइन किया कि लोकस 1 एलील नंबर 57, देन लोकस 2 एलील नंबर 63, लोकस 3 एलील नंबर 54, लोकस 4, मतलब ये एलील नंबर इस एलील के जितने भी टाइप्स बने हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, उसमें 54 नंबर टाइप इस बैक्टीरिया में है ये लोकस पे। तो इससे हम लोग एक बैक्टीरिया को ये एक पूरा कैटेगरी असाइन करते हैं, एंड एक बैक्टीरिया को एक कैटेगरी असाइन करते हैं, एंड देन वी गो फॉर सीक्वेंसिंग। तो इससे हमें पता चलता है एक बैक्टीरिया का DNA सीक्वेंस, और उसको हम लोग बाकी जब हमें टेस्ट बैक्टीरिया मिलता है या जब हमें बैक्टीरिया को टेस्ट करना होता है, तब हम लोग उसको इससे मैच करके देखते हैं कि किस लोकस के किस एलील के साथ ये मैच हो रहा है। तो हम लोग के पास एक नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है मल्टीविरुलेंस लोकस सीक्वेंस टाइपिंग। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल जो लोकस है वो लोकस हम हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं उसको, दैट इज़ वो नॉर्मल जीन्स होती हैं। बट हम लोग जो MVLST होता है मल्टी विरुलेंस लोकस सीक्वेंस टाइपिंग, उसमें हम लोग विरुलेंट जीन्स लेते हैं हाउस कीपिंग जीन्स की जगह। बस इतना बेसिक डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है। इट इज़ 100% टाइपेबल, हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है, बट यही है कि इसमें लेबर एक्सटेंसिव होता है ये काफ़ी, और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट इज़ VNTR एनालिसिस, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट एनालिसिस। तो एक क्या होता है, आपको पता है DNA सीक्वेंस बने होते हैं बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से। तो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं एक सिंगल लोकस में। एक लोकस में जैसे मैंने आपको कहा ATGCCAT, अगर मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है, मैंने जस्ट शॉर्ट एग्जांपल दिया है, ऐसे करके बहुत बड़े बड़े बेसिस पेयर्स के अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के एलील असाइन होते हैं। तो ये ही होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे रिपीट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक लोकस लिया, एक पूरे DNA सेगमेंट में एक पर्टिकुलर रीजन लिया, एक लोकस, उसमें हमने देखा AT रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? AT हमने देखा 3 बार रिपीट हो रहा है, AT AT AT। तो उस लोकस में AT 3 बार रिपीट हुआ। अगले लोकस में GC रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 बार रिपीट हो रहा है। तो GC 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 GC। तो एक ही DNA में फर्स्ट लोकस पे AT रिपीट्स हो रहा है 3 टाइम्स, अगले लोकस में GC रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स,
तो ऐसे करके हम लोग एक ही डीएनए में अलग अलग लोकस में देखेंगे कि बेस पेयर्स कितनी बार रिपीट्स हो रहे हैं, तो उसको हम लोग एक एलील असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल 80 को हमने एलील असाइन किया, 80 मान लीजिए एक डीएनए में 3 बार रिपीट हुआ, तो हमने उसे असाइन किया एलील 3। फिर जीसी हमने उसको, जीसी हम लोग का 5 बार रिपीट हुआ, तो हमने उसे असाइन किया जीसी 5। तो ऐसे करके एक बैक्टीरिया का पूरा एक लंबा नोमेनक्लेचर बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। हम रिपीट भी यूज़ करें, वेरिएबल भी यूज़ करें, दैट इज द दिस इज द रिपीट्स दैट वी आर काउंटिंग एंड इट वैरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। वैरीज क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में 80 3 बार रिपीट हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म में 80 10 बार रिपीट हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म में 80 40 बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग उसको एलील असाइन करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा ये बैक्टीरियम, जिसे हमें जानना है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, उसमें हम देखेंगे कि इस लोकस पे 80 कितनी बार रिपीट हुआ है। 80 अगर मान लीजिए 5 बार रिपीट हुआ है, तो हमारे डेटाबेस में जो फीड है जिसमें 80 5 बार रिपीट हुआ है, उसके साथ ये मैच कर जाएगा। तो हम इसी तरह एलील वेरिएबल नंबर ऑफ ये टैंडम रिपीट्स के साथ मैच करके देखते हैं कि किसका कितने बार किस किस जगह पे रिपीट हुआ है। तो ये होता है ये रिपीटेटिव टेक्निक्स। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये ऑलरेडी फेड होता है सॉफ्टवेयर में, वेब में टैंडम रिपीट फाइंडर बोल के सॉफ्टवेयर या टैंडम रिपीट डेटाबेसेस होते हैं, तो उसमें ये सब फीड होता है कि ये लोकस में, फर्स्ट लोकस में L1 पे 83, दैट इज इस बैक्टीरिया में 80 3 बार आया है, अगला बैक्टीरिया में 80 5 बार आया है, अगले दूसरे बैक्टीरिया में 80 7 बार आया है, तीसरे उसके फोर्थ बैक्टीरिया में 80 12 बार आया है। ठीक है, तो हमें जो भी बैक्टीरिया देखना है कि ये कौन सा बैक्टीरिया, हम देखेंगे, हम उसका पहले पता लगाएंगे कि उस लोकस में 80 कितने बार रिपीट हुआ है। मान लीजिए 5 बार रिपीट हुआ है, तो ये 5th नंबर से मैच करेगा। फिर उसका हम लोग अगला लोकस देखेंगे। ये सिर्फ एक लोकस की तरफ ही सीमित नहीं है, हम लोग उसका अगला लोकस देखेंगे कि उसके अगले लोकस में कौन सा रिपीट है। नहीं, जीसी सेगमेंट रिपीट है। तो फर्स्ट वाले बैक्टीरिया में 80 3 बार था, जीसी 5 बार है। दूसरे वाले बैक्टीरिया में 80 5 बार था, जीसी 10 बार है। तीसरे बैक्टीरिया में AC 7 बार था, जीसी 13 बार है। चौथे बैक्टीरिया में AC 10 बार था और जीसी 3 बार रिपीट्स है। तो ऐसे करके अब हम बैक्टीरिया जो हमें टेस्ट बैक्टीरिया मिलेगा, हम उससे मिलाएंगे कि लोकस 1 पे 80 5 बार रिपीट था, अच्छा ये 5 के साथ मैच कर गया। जीसी 3 बार रिपीट था, अच्छा ये भी मैच कर गया। सो दिस बैक्टीरिया व्हाट वी हैव टू एनालाइज, it becomes equivalent to, or its allele number, its variable number of that tandem repeats, it matches with the particular DNA count that is already fed in the computer. So ये एनालिसिस हम करते हैं। नेक्स्ट इज ये डेटा आउटपुट हम लोग प्रोसेस करते हैं एंड PCR प्रोडक्ट्स जो भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग आगे फ्यूचर में इसको डेटाबेस से मैच करके देखते हैं। नेक्स्ट इज़ ये बहुत ही एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस के लिए बहुत अच्छा है। डिस्क्रिमिनेटरी पावर इसका बहुत अच्छा है। सब टाइपिंग ऑफ क्लोनल सब पॉपुलेशंस दैट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड यूजिंग दिस इज सैल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफीम्यूरियम। तो और ये बहुत ही लो लेबर इंटेंसिव है एंड लो पर सैम्पल कॉस्ट होता है इसका। सो द डाउन साइड क्या है इसका, इज दैट द पैटर्न्स कैन इवॉल्व ड्यूरिंग एन आउटब्रेक एंड कॉम्प्लिकेटिंग डेटा एनालिसिस एंड कॉम्प्रोमाइजिंग एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्कॉर्डेंस। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। नेक्स्ट इज DNA माइक्रोएरेज। DNA माइक्रोएरेज क्या होती है, एक हम लोग सॉलिड सरफेस लेते हैं, सॉलिड सरफेस पे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक DNA स्पॉट्स अटैच होते हैं। दैट इज़ एक सॉलिड सरफेस होता है, उसे हम लोग माइक्रोएरे कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक बहुत सारे कलेक्शन ऑफ DNA होता है। तो जो भी हमें DNA जानना है कि उस सैंपल में कौन सा DNA है, जो भी हमें सैंपल में DNA जानना होता है, हम लोग उसको लेते हैं। उसका अगर जीन्स जो भी जीन्स जिस भी DNA के माइक्रोस्पॉट के साथ उसका जीन कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा एंड वी विल गेट अ
हाइब्रिडाइज्ड प्रोडक्ट दैट इज विजिबल। तो प्रिंसिपल क्या है, लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है हाइब्रिडाइज्ड टू एन एरे series of thousands of microscopic spots with specific complementary oligonucleotides। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास oligonucleotides हैं बहुत सारे माइक्रोस्कोपिकली थाउजेंड्स। तो जो भी जीन हमें डिटेक्ट करना है उस जीन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ इस 1000 बेस पेयर्स में कहीं पे एक प्रेजेंट है, तो वो जीन जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा, जो भी बेस इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है उस स्पॉट स्पेसिफिक स्पॉट पे जाके अटैच हो जाएगा, जो कि हम और हाइब्रिडाइज हो जाएगा। हाइब्रिडाइज को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं क्योंकि ये हम लोगों का लेबल्ड होगा, लेबल्ड प्रोब होगा, तो हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि हाँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट इज वी कैन फाइंड आउट द बैक्टीरिया दैट हैज़ द कॉम्प्लीमेंट्री जीन सीक्वेंस हियर। तो ये हो गया डीएनए माइक्रो एरे। तो डीएनए माइक्रो एरे एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत सारे मतलब बैक्टीरिया को बहुत सारे जेनेटिक सीक्वेंस से एक्सपोज कर सकते हैं और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ एनालिसिस होता है ऑफ साइमल्टेनियस डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल जीन प्रोडक्ट्स। तो जो भी जीन्स जहाँ जहाँ होंगे, जो भी बैक्टीरियल जीन्स प्रेजेंट होंगे, उनके जितने भी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के साथ उनके जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मैच होंगे वो वहाँ वहाँ जा जाके अटैच होता जाएगा। तो दिस विल हेल्प इन साइमल्टेनियस डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल जीन्स। एंड एग्जांपल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डिटर्मिनेंट्स में ये हेल्प होता है। एंड विरुलेंस फैक्टर्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डीएनए माइक्रोएरेज यूज्ड टू मेजर the changes in the expression levels and to detect SNPs. SNPs is single nucleotide polymorphism। मान लीजिए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का है कि एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में चेंज। तो मान लीजिए कोई एक पहले हम लोगों का कोई जीन पहले हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बेस के साथ अटैच कर रहा था, उस था स्पेसिफिक स्पॉट पे उसके साथ जाके अटैच कर रहा था, हाइब्रिडाइज कर रहा था, पर अब वो उसके साथ अटैच जाके नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली उसमें कोई म्यूटेशन हुआ है, कोई पॉइंट म्यूटेशन, कोई किसी जगह का कोई म्यूटेशन हुआ है, तो इसीलिए वो अटैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी इस तरीके से जान सकते हैं। नेक्स्ट इज होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग। होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग में हम क्या पढ़ेंगे? The nucleotide sequence of a microbial gene can be obtained by specifically designed equipment called the sequencer। तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं? हम लोग इसमें एक मशीन यूज़ करते हैं जिसे हम लोग सीक्वेंसर कहते हैं। तो जो वेरिएबिलिटी होता है विद इन द सीक्वेंस, वेरिएबिलिटी होता है जो पर्टिकुलर जीन्स में, कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रिलेटेडनेस ऑफ बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल कि एक बैक्टीरिया में जीन सीक्वेंस हम मेजर करेंगे, मतलब स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, जैसे ATGC ATGC ATCCG U ऐसे करके हमारे बेस पेयर्स आ रहे हैं। तो ये हम उस जीन सीक्वेंसिंग से मेजर करेंगे कि किसके बाद क्या आ रहा है। फिर उसके बाद हम उसको डेटाबेस के साथ मैच करेंगे कि किस बैक्टीरिया का जेनेटिक सीक्वेंस ऐसा था। तो उसको हम लोग मैच करके देखेंगे कि इस बैक्टीरिया का किस डेटाबेस में किस बैक्टीरिया के जेनेटिक सीक्वेंस के साथ इसका सीक्वेंस मैच कर रहा है। तो इसमें हमें ये भी पता चल जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स भी पता चल जाते हैं, डीएनए में कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या म्यूटेशंस हुए हैं, ये भी पता चल जाते हैं। तो इससे हम लोग ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग होता है, एक होता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग। तो फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग है, हम लोग इस दोनों के लिए ही एक मशीन जो यूज़ करते हैं, जो मैंने पहले कहा, हम लोग एक सीक्वेंसर यूज़ करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग जो होता है वो हम लोग का सैंगर सीक्वेंसर नाम का एक सीक्वेंसर है, उसमें करते हैं। इसमें क्या होता है, सीक्वेंसिंग कैन बी डन एट वन या फिर मल्टीपल जीन्स लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग एक जीन लिए, एक जीन में बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, तो उस जीन को हम लोग ने एनालाइज किया कि इसमें कैसे करके अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो हमने उसको एनालाइज किया कि उसमें है ATGCC AT, तो ऐसे करके एक सीक्वेंस है। तो वो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये वाला जीन सीक्वेंस
किस हमारे डेटाबेस में फीड किए हुए किस जीन सीक्वेंस के साथ मैच करता है, तो वो बैक्टीरिया है जो ऑलरेडी फेड है। तो इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इसमें हम लोग फाइंड करते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस होता है। मतलब कि हमारे एक जीन के अंदर कौन सा बेस पेयर चेंज हुआ है या कौन सा न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, ये हमें पता चलता है। देन सीक्वेंसिंग है, अगर मल्टीपल सीक्वेंसिंग होता है तो मल्टी लोकस सीक्वेंस टाइपिंग कहते हैं उसको, MLST। अगर हम लोग मल्टीपल जीन्स डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर मल्टीपल जीन्स डिटेक्ट करना हो कि हम लोग मल्टीपल जीन्स में कहाँ पे एक म्यूटेशन है वो हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग एक लोकस को ले, फिर उसमें हम लोग उसको एलील असाइन करें, तो हमें पता चल सकता है कि कैसे करके सीक्वेंसिंग हो रहा है, कैसे करके वो सीक्वेंस डिफरेंट है, या कैसे करके न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, या कैसे करके बैक्टीरिया में म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग। अगर हमें होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना है, मतलब मान लीजिए कि हमें पूरे बैक्टीरिया का जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए एडवांस सीक्वेंसर यूज़ करते हैं। उसका नाम उसका नाम था नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर हम यूज़ करते हैं। इट डिटरमाइंस द कंप्लीट DNA सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम एट अ सिंगल टाइम। तो एक पूरा बैक्टीरिया का पूरा जीनोमिक सीक्वेंस हम लोग होल जीनोमिक सीक्वेंसर के साथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर कहते हैं इसको। तो जीनोम है जो, और या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो DNA से बना होता है। तो DNA में सीक्वेंसेस होते हैं लाइक A, T, C, N, G। तो हम लोग ये बेसिस जो है हम लोग स्टार्टिंग से आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे कि किसके बाद क्या आ रहा है, और ऑब्वियसली मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स आएंगे। तो हम लोग उन सबको आइडेंटिफाई करेंगे, उन सबको A to Z लिखेंगे कि क्या कौन से बेसिस किसके किसके बाद आ रहे हैं, और उसके बाद उसको हम लोग मैच करेंगे हमारे डेटाबेस में जो फीड है उससे। तो इसको determining the order of the bases is called sequencing. Whole genome sequencing is a laboratory procedure that determines the order of the bases in the genome of an organism in one process. That is, ये ऑर्डर जो डिटरमाइन करते हैं हम लोग बेसिस का, उसी को हम लोग सीक्वेंसिंग कहते हैं। एंड द होल जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ लेबोरेटरी प्रोसीजर होता है जो कि डिटरमाइन करता है द ऑर्डर ऑफ द बेसिस इन अ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम लोग को 4 चीज़ें जाननी है। पहला है DNA शेयरिंग। क्या होता है DNA शेयरिंग? होता है मतलब हम लोग का DNA काटना। मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं जो कि DNA को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, विच इज़ कम्पोज ऑफ मिलियंस ऑफ बेसिस। A's होते हैं, C's होते हैं, T's होते हैं, G's होते हैं। तो इनमें दैट आर स्मॉल इनफ फॉर दैट मशीन टू रीड, तो हम लोग उसको शेयरिंग करते हैं, मतलब उसको श्रेड कर देते हैं। फिर हम लोग बार कोडिंग, DNA बार कोडिंग क्या होता है? उन DNA पीसेस को, स्मॉल पीसेस ऑफ DNA टैग्स या बार कोड्स हम लोग अटैच कर देते हैं उन छोटे पीसेस में, ताकि हम लोग को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि कौन सा किस बैक्टीरिया का सीक्वेंसिंग है। फिर होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं। होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग में द बार कोडेड DNA फ्रॉम मल्टीपल बैक्टीरिया आर कंबाइंड एंड पुट इन अ होल जीनोम सीक्वेंसर। तो बार कोडेड DNA फ्रॉम बहुत सारे बैक्टीरिया के वो कंबाइन करके हम लोग एक जीनोमिक सीक्वेंसर में डाल देते हैं। वो लोग इसको सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई करके फिर इनको जोड़ के एक पूरा DNA सीक्वेंस बनाता है। द सीक्वेंसर यूजेस द बार कोड टू कीप ट्रैक की कौन सा बेस किस बैक्टीरिया का है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लोग होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग अब हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। इसमें होता ये है कि हम जो बैक्टीरियल कल्चर जो लेते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि इसके 2 टाइप होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग और एक होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग। तो होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग में जो बैक्टीरियल कल्चर जो हम लेते हैं, उस बैक्टीरियल कल्चर में बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो हम लोग उसको एक मोल्ड में लेंगे और उसको उस बैक्टीरियल सेल को डिसइंटीग्रेट करेंगे सो दैट द DNA कम्स आउट। तो DNA क्यों चाहिए? हम लोग को प्योरीफाइड DNA चाहिए रीड करने के लिए, इसलिए हम लोग को बैक्टीरियल सेल को डिसॉल्व करना पड़ेगा अगार प्लेट से लेके। देन हम लोग को जो DNA जो पूल मिलेगा उसको हम लोग शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग इज हम लोग उसको टुकड़ों में काट लेंगे। वी विल कट दिस DNA इनटू शॉर्टर फ्रैगमेंट्स सो दैट इट इज़ ईजी टू बी रेड बाय दैट सीक्वेंसर मशीन। तो आई एक्सप्लेन दिस टर्म अर्लियर ऑल्सो कि हम लोग शेयरिंग करेंगे फर्स्टली।
तो डीएनए शेयरिंग होने के बाद वी विल व्हाट वी विल डू कि शेयरिंग से पहले हमने बार कोड लगाया था डीएनए में बार कोड लगाने का इम्पोर्टेंस यही था जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डीएनए हैं बैक्टीरिया के, मतलब बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स बनेंगे। तो ये मिक्सअप हो जाएगा बाद में कि कौन सा फ्रैगमेंट किस बैक्टीरिया का था और कौन सा फ्रैगमेंट किस बैक्टीरिया का था। तो इसीलिए हम लोग बार कोडिंग करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अच्छा ये बार कोड है मतलब ये इस बैक्टीरिया का फ्रैगमेंट है, ये बार कोड है मतलब ये इस बैक्टीरिया का फ्रैगमेंट है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि प्रोसेस कैसे कंटिन्यू होगा। तो आफ्टर बार कोडिंग एंड आफ्टर डीएनए शेयरिंग, तो वी विल process it, we will make copies of it by PCR reaction। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम लोग इसको एम्पलीफाई करेंगे। जो भी सीक्वेंस हमें चाहिए होगा तो उसको रीड करने के लिए वी विल एम्पलीफाई इट एंड वी विल मेक इट वी विल मेक लाइक मैनी कॉपीज ऑफ दिस। तो ये पीसीआर मशीन में जो हम लोग लगाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं दिस बिकम्स द डीएनए लाइब्रेरी, क्योंकि इसमें बहुत सारे डीएनए होंगे, जो ओरिजिनल होंगे वो भी होंगे, जो कॉपीज होंगे वो भी होंगे। तो दिस इज़ द डीएनए लाइब्रेरी। तो डीएनए लाइब्रेरी के बाद हम करेंगे डीएनए लाइब्रेरी को हम लोग जो है वो सीक्वेंसर मशीन में डालेंगे। तो डीएनए लाइब्रेरी सीक्वेंसिंग इस अब ये क्या करेगा, सीक्वेंसर मशीन अब इन सारे फ्रैगमेंट्स को रीड करेगा। दैट इज़ हर एक छोटे फ्रैगमेंट को वो रीड करेगा इन द सेंस वो सारे सीक्वेंसेस उसके रीड करेगा। सीक्वेंसेस रीड करेगा मतलब एक छोटे फ्रैगमेंट का आप ले लीजिए, एक फ्रैगमेंट का वो रीड करेगा ATGCC और जितने भी बेस पेयर्स है टिल फ्रॉम द फर्स्ट टिल द एंड। तो वो सारे सीक्वेंसेस रीड कर रहा होता है, तो हर एक फ्रैगमेंट का वो रीड करेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं मतलब डीएनए रीड्स, इसे हम लोग डीएनए रीड्स कहते हैं। लाइक एवरी फ्रैगमेंट इज रेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बेस पेयर टिल द एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। तो ये सारे को हम लोग बोलेंगे डीएनए रीड्स। अब ये क्या करेगा, अब ये इन डीएनए रीड्स को जैसे मतलब जब मिलियंस ऑफ कॉपीज है तो मिलियंस ऑफ डीएनए रीड्स होंगी, मिलियंस बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऐसे छोटे बहुत सारे सीक्वेंसेस आएंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर उस ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर होता है उस सीक्वेंसर में, उस मशीन में एक सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है इन मिलियंस ऑफ डीएनए जो रीड्स हैं इनको रीअरेंज करता है। जैसे हम लोग जिग्सॉ पजल में कर रहे होते हैं, एक पीस के बाद एक पीस लगा रहे होते हैं, एक पीस के बाद एक पीस लगा रहे होते हैं, तो यही डीएनए सीक्वेंसर क्या करेगा, एक पीस के बाद ये दूसरा पीस उसी सेम बारकोड को देख के दूसरा पीस इसमें अरेंज कर रहा होगा और एक ये पूरा डीएनए जीनोम बनाएगा। तो हम लोग को इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये डीएनए सीक्वेंसर जो है ना ये पूरा एक बार में पूरा लंबा डीएनए नहीं रिकॉर्ड कर सकेगा, ये पूरा डीएनए नहीं स्टडी कर सकेगा। तो हमें इसीलिए हमें छोटा छोटा शेयरिंग चाहिए होता है। तो शेयरिंग के बाद हम लोग उसके बाद हम जब पूरा रीड्स हो जाता है, डीएनए रीड तैयार हो जाता है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसको खुद ही प्रोसेस कर रहा होता है, इसको खुद ही जोड़ रहा होता है, जोड़ के एक पूरा डीएनए सीक्वेंस बना रहा होता है। तो जब हम इस सीक्वेंस को रीड करते हैं उसे हम होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे बैक्टीरियाज के सबके अलग अलग डीएनए के सीक्वेंसेस पता चलेंगे। इसे हम लोग होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग या फिर होल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। मतलब पूरा डीएनए में एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन कौन से बेसेस हैं एक ऑर्गेनिज्म में, ये हमें पता चल सकता है इस मशीन के या इस टेक्निक के हेल्प से। तो जब हमें पता करना होता है कि ये बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम उस बैक्टीरिया को उस बैक्टीरियल कल्चर से लेके हम लोग उस बैक्टीरिया को ऐसे करके प्रोसेस कर सकते हैं जिससे कि हमें उसका जीन सीक्वेंस पता चल जाए। जैसे ही हमें जीन सीक्वेंस पता चल जाएगा हम उसे अपने सॉफ्टवेयर से मैच कर सकते हैं कि ये वाला डीएनए सीक्वेंस, ये जेनेटिक सीक्वेंस किस ऑर्गेनिज्म का होता है। देन वी कैन प्रोबेबली आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया एंड इट विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट अमंग डिफरेंट स्ट्रेन्स, क्योंकि हर बैक्टीरिया का जीनोमिक सीक्वेंस डिफरेंट होगा। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो उसमें आएगा सबसे इम्पोर्टेंटली एक है रैपिड रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए या आर्बिट्रेरली प्राइम्ड पीसीआर, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको आरएपीडी या फिर एपीपीसीआर। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल हम लोग जीनोमिक फ्रैगमेंट्स लेंगे या छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स लेंगे डीएनए के एंड दे आर एम्पलीफाइड यूजिंग शॉर्ट प्राइमर्स। तो हम लोग
छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस लेंगे। छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को हम लोग प्राइमर के हिसाब से उन पे अटैच करेंगे। तो दीज प्राइमर्स विल बाइंड टू द जीनोमिक एरियाज विद द मैचिंग सीक्वेंसेस, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे उनके वहाँ पे उसके साथ वो बाइंड करेगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ ये न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, और कुछ फ्यू मिसमैचेस के साथ भी बाइंड करेगा। मिसमैचेस के साथ बाइंड करेगा मतलब कुछ ऐसे भी रीजन्स है जहाँ पे वो बाइंड कर जाएगा प्राइमर, जहाँ पे उसे नहीं बाइंड करना चाहिए, तो वो मिसमैच्ड एरिया होगा, मतलब विदाउट इवन हैविंग दैट appropriate complementary sequence, it binds there only. तो इससे क्या होगा, वी विल गेट अ नंबर ऑफ अनइवनली एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट्स, दैट इज हम लोग को कुछ मैच्ड फ्रैगमेंट्स मिलेंगी, कुछ अनमैच्ड फ्रैगमेंट्स मिलेंगी, तो ये हमें अनइवन फ्रैगमेंट्स मिल रही होती हैं। तो ये क्या होती है, ये हर बैक्टीरिया में ना अलग अलग होता है, मतलब ये रैंडम एम्पलीफिकेशन जो होता है ये भी हर बैक्टीरिया का अपना टेक्निकली अलग होता है। तो मतलब एक बैक्टीरिया का रैंडम एम्पलीफिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ मैच सीक्वेंस कुछ अनमैच सीक्वेंस मिले और ये मिलके एक रैंडम सीक्वेंस बनाया, बट दिस रैंडम सीक्वेंस इज स्पेसिफिक फॉर दैट बैक्टीरिया ओनली। अगर हम कोई और बैक्टीरिया लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग प्राइमर ऐड करते हैं उसके डीएनए सीक्वेंस के साथ, तो वो कुछ मैच सीक्वेंस बनाएगा कुछ अनमैच सीक्वेंस बनाएगा, और ये दोनों मिला के एक आर्बिट्ररी या फिर एक एम्पलीफाइड एक अजीब अनइवन फ्रैगमेंट बनाएगा। बट ये जो अनइवन फ्रैगमेंट बनाएगा ये है अनइवन, बट ये स्पेसिफिक है उस बैक्टीरिया के लिए। तो ये स्पेसिफिसिटी हम लोग को हेल्प करती है डिफ्रेंशिएट करने में एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में। सो आई गेस दिस इज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मेरा रह गया था, एक एस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि स्ट्रेन को हम लोग कैसे करके अलग अलग तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बैक्टीरियल स्ट्रेन्स सेम है या डिफरेंट है जो कि एपिडेमिक या पैंडेमिक कॉज कर रहे हैं, या फिर एंटीबायोटिक से कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो गाइज आई एम लाइक नियरली रीचिंग टू कंप्लीशन ऑफ द वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि ये जानना कि हम और कैसे कैसे और कितने आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे हमारे पास और भी कई मशीन्स आई हैं जहाँ पे मेरा वर्क जो वर्क प्लेस है मेरे पास, हमारे यहाँ पे बहुत सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीन्स आई हैं, लाइक मैलडीटॉफ आया है, मैलडीटॉफ MS आया है, बायोफायर मशीन्स आई हैं। These are indicated for rapid identification of microorganisms as well as they give rapid results. अब बायोकेमिकल्स काफ़ी जल्दी प्रोसेस होते हैं और काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बहुत लाइक नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये ट्रेस कर सकते हैं एंड इट गिव्स एन ऑलमोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस, एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग जो मैनुअल या कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग ये ऑटोमेटेड मशीन्स यूज़ कर सकते हैं, जो मैं फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं अपने लैब्स में। तो ये इससे काफ़ी हेल्प भी हो रहा है मैलडीटॉफ एंड बायोफायर से हमें। मैं उसके लिए भी एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। एंड for this segment, this will be all, and thank you for visiting my channel. I'll be back with another informative video. Thank you and bye bye.